So let me tell you what is the agenda for the day. I will be taking up questions on section C with you in these 3 days of marathon. And we'll kick off with the quick revision of the concepts, and then we'll follow with some questions which are there in section C. My agenda for the day is consolidation, and then we're going to move on to publish accounts and a bit of ratio analysis. So we'll basically put our focus completely on the section C questions. So I'm going to first of all give you a quick revision of the concepts of consolidated balance sheet. Then we'll do a question on consolidated balance sheet. Then we'll come to consolidated income statement. And then we'll do, the question on consolidated income statement. तो पहले हम शुरू करेंगे कंसोलिडेट बैलेंस शीट के फंडामेंटल्स रिवीजन से। मैं आपको सबसे पहले कंसोलिडेट बैलेंस शीट में जो हमने क्लासेस में 7 स्टेप मॉडल क्रिएट किया है, मैं आपको इसका रन थ्रू दूंगा। हर स्टेप के अंदर आपको क्या फैक्टर्स माइंड में रखने हैं, ये इनपुट्स मैं आपको दूंगा। अच्छा, क्योंकि अब हम कंसोलिडेट बैलेंस शीट के अंदर एक फुल फ्लेज क्वेश्चन देख रहे हैं, तो माय फोकस इज बोथ अ सब्सिडरी एंड एन एसोसिएट। क्योंकि बैलेंस शीट में जनरली आपको जो क्वेश्चन एग्जाम में मिलेगा उसके अंदर बैलेंस शीट में सब्सिडी और एसोसिएट दोनों होंगे। तो अब इन 7 स्टेप्स के अंदर आपको किस किस स्टेप में क्या क्या फोकस पॉइंट रखना है, ये हम डिटेल में एक बार माइंड मैप करेंगे। ये मैं आपको एक्सेल शीट बाद में शेयर भी कर दूंगा। सो आई एम मेकिंग दी इनपुट्स ऑन कंसोलिडेटेड बैलेंस शीट। देखिए, जब भी आप क्वेश्चन पढ़ोगे कंसोलिडेटेड बैलेंस शीट का, तो सबसे पहला जो आपका फोकस पॉइंट माइंड में आना चाहिए वो है मिसिंग इंफॉर्मेशन। मिसिंग इन द सेंस कि कोई ओमिशन हो गई है। आप जब क्वेश्चन फिल्टर करोगे, आप सबसे पहले ये इवेल्युएट करोगे कि क्वेश्चन के अंदर कोई ओमिशंस तो नहीं की गई। एज अ इन्वेस्टर, एज अ पेरेंट, या एज अ सब्सिडरी, या एज अ एसोसिएट, किसी ने भी कोई ओमिशंस तो नहीं की। तो फर्स्ट थिंग जो आपने सबसे पहले क्वेश्चन के अंदर करना है, फर्स्ट थिंग, सी इफ देयर इज एनी omission by parent company or it is by subsidiary company or the associate। अगर आपको कोई भी ओमिशन इसके अंदर नजर आती है तो आई थिंक यू नो इट वेल। आपने सबसे पहले क्या करना है, लेट मी ऑल्सो पुट अ क्वेश्चन टू यू। तो अगर आपको कोई भी ओमिशंस क्वेश्चन के अंदर नजर आती हैं, तो आप सबसे पहले क्वेश्चन के अंदर क्या करोगे, एक्सट्रैक्ट बैलेंस शीट बनाओगे। आप सबसे पहले क्वेश्चन के अंदर एक एक्सट्रैक्ट बैलेंस शीट बनाओगे। तो पहले फिल्टर कर लेंगे कि किसने ओमिशंस किए हैं और उसकी आप पहले एक्सट्रैक्ट बैलेंस शीट बनाओगे। अब थोड़ी सी डिस्कशंस और यहां पे कर लेते हैं, खासकर इन टर्म्स ऑफ ओमिशंस। आपको जनरली, आई एम सेइंग जनरली, 2 ओमिशंस मिलेंगे। तो मैं अब आपको उसका ट्रीटमेंट दे रहा हूं कि उन 2 ओमिशंस का आपने क्या करना है। जैसे आपको एक ओमिशन मिलेगी डेफर्ड कंसिडरेशन की, और एक ओमिशन आपको मिलेगी कंटिंजेंट कंसिडरेशन की। जनरली, आई एम सेइंग जनरली, आपको क्वेश्चन में ये 2 ओमिशंस मिल सकती है। तो आपने अब इन दोनों ओमिशंस को कैसे ट्रीट करना है, ये मैं आपके माइंड में फिट इन कर दूं। अगर मान लीजिए डेफर्ड कंसिडरेशन की एंट्री मिस हो गई है, द पेरेंट कंपनी उसने एंट्री पास नहीं की, तो आपको एक एंट्री डेट ऑफ एक्विजिशन पे करनी है और उसके बाद आपको सब्सिक्वेंट उसकी अकाउंटिंग की एंट्रीज करनी है। यानी कि एक्सट्रैक्ट बैलेंस शीट बनाने से पहले, एक्सट्रैक्ट बैलेंस शीट बनाने से पहले आप ये जर्नल एंट्रीज पास करोगे, उसके बाद एक्सट्रैक्ट बैलेंस शीट बनेगी। तो मेरी एंट्री बनेगी बुक्स में इन्वेस्टमेंट अकाउंट डेबिट। आप इन्वेस्टमेंट डेबिट करोगे और डेफर्ड कंसिडरेशन क्रेडिट करोगे। और फिर इसके बाद जब आपने डेट ऑफ एक्विजिशन पे ये एंट्री कर ली, तो नेक्स्ट आपके माइंड में आएगा एट ईच ईयर एंड। एट ईच ईयर एंड
आप बताओ बेटा, एट ईच ईयर एंड अब आप क्या एंट्रीज डालोगे? अगर मैंने एक्विजिशन डेट पर ये एंट्री ओमिट कर दी है, तो आपने इन्वेस्टमेंट डेबिट और डीसी क्रेडिट किया, और उसके बाद हर साल के एंड में, वेरी गुड, हम इसकी अनवाइंडिंग ऑफ डिस्काउंट करेंगे, यूओडी। और जब आप अनवाइंडिंग ऑफ डिस्काउंट करोगे तो एंट्री फाइनेंस चार्ज डेबिट होती है, लेकिन आप इसको आरई में डेबिट करेंगे। क्यों? क्योंकि बैलेंस शीट के अंदर आपके पास रिटेन्ड अर्निंग्स है, प्रॉफिट एंड लॉस तो बन चुका है, तो आपने रिटेन्ड अर्निंग्स डेबिट करनी है, जो कि बेसिकली फाइनेंस चार्ज है, जो है फाइनेंस चार्ज, लेकिन हम टेक्निकली रिटेन अर्निंग्स डेबिट करेंगे और डीसी इसके अंदर क्रेडिट करेंगे। और ये माइंड में आप रखना कि जब आप ये अनवाइंडिंग करेंगे, ये होगी फ्रॉम डेट ऑफ एक्विजिशन टिल द डेट ऑफ कंसोलिडेटेड बैलेंस शीट डेट। वो 1 ईयर, 2 ईयर्स, कुछ भी हो सकती है। तो आपने हर साल के एंड में, हर साल के एंड में ये अनवाइंडिंग ऑफ डिस्काउंट की एंट्री पास करनी है। अब एक और इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, जब आपने ये एंट्रीज अनवाइंडिंग की कर ली, तो आपके माइंड में एक चीज और आएगी। ये बताओ बेटा, ये जो डेफर्ड कंसिडरेशन है, ये बैलेंस शीट में करंट या नॉन करंट लायबिलिटी क्या आएगी? क्योंकि अब आप एक्स्ट्रैक्ट बैलेंस शीट बनाओगे तो आपको ये भी इवेल्युएट करना पड़ेगा कि ये आपकी करंट या नॉन करंट लायबिलिटी है। दैट्स राइट, ये डिपेंड करता है। अगर ये पेबल विद इन ईयर होगी तो बैलेंस शीट में करंट दिखाओगे, और अगर ये आपकी पेबल मोर देन 1 ईयर होगी तो नॉन करंट दिखाएंगे। तो आपको डिसाइड करना पड़ेगा, इज इट करंट और इज इट नॉन करंट। ये भी प्रेजेंटेशन इंपॉर्टेंट है। फिर इसके बाद आते हैं कंटिंजेंट कंसिडरेशन में। कंटिंजेंट कंसिडरेशन के अंदर आप एंट्री डालोगे इन्वेस्टमेंट अकाउंट डेबिट, और कंटिंजेंट कंसिडरेशन क्रेडिट होगी। और ये जब आप क्रेडिट करोगे, ये एंट्री पास होगी एट फेयर वैल्यू। ये एंट्री आपकी पास होगी एट फेयर वैल्यू। अच्छा, अब मैं आपको यहां पर एक चीज और बता दूं। जनरली ये जो आपकी कंटिंजेंट कंसिडरेशन होती है, ये आपकी कैश में पे होती है, और अगर ये कैश में पे होती है तो ये फाइनेंशियल लाइबिलिटी बनती है, और इस फाइनेंशियल लाइबिलिटी को आप मेजर करते हैं एट फेयर वैल्यू थ्रू पीएनएल। तो मैं यहां पे लिख रहा हूं जनरली, ये ईयर एंड की बात है। जनरली इट इज अ फाइनेंशियल लाइबिलिटी मेजर्ड एट FVTPL। आप इसे फेयर वैल्यू थ्रू पीएनएल अकाउंट में मेजर करते हैं। इसका मतलब कोई भी गेन या लॉस होगा, उसको आप फेयर वैल्यू चेंज को पीएनएल में रिकॉर्ड करोगे। तो मान लीजिए अगर फेयर वैल्यू इंक्रीज हो गई, तो आपने एंट्री डाली प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट, कंटिंजेंट कंसिडरेशन क्रेडिट। ये एंट्री बनी अगर आपकी फेयर वैल्यू में इंक्रीज आता है। ये बनेगी अगर आपकी फेयर वैल्यू में इंक्रीज आता है। एंड वाइसा वर्सा, अगर मान लीजिए फेस फेयर वैल्यू आपकी गिर जाती है, तो फिर हम एक रिवर्स एंट्री डालेंगे। तो ये आपके माइंड में एक फोकस होना चाहिए कि एक्सट्रैक्ट बैलेंस शीट से पहले कोई भी ओमिशंस होंगी, उसके लिए आपने एक्सट्रैक्ट बैलेंस शीट बनानी है। इन जनरल ये दो मोस्ट कॉमन आपको ओमिशंस मिलेंगे। इसके बेसिस पे हम अपनी जल एंट्रीज बनाने के बाद एक्सट्रैक्ट बैलेंस शीट बना लेंगे। नेक्स्ट, जब आपने एक्सट्रैक्ट बैलेंस शीट बना ली, इसके बाद अब आप अपने 7 स्टेप मॉडल पे हम चलेंगे। तो क्योंकि मैंने आपको कहा कि मैं अब आपको इनपुट्स दे रहा हूं सब्सिडरी और एसोसिएट कंबाइन, तो अब आपके माइंड में फोकस होना चाहिए हर स्टेप के अंदर सब्सिडरी एसोसिएट को रिलेटेड क्या क्या एडजस्टमेंट्स आपको करनी पड़ सकती है। तो स्टेप नंबर 1 में आप डेट ऑफ एक्विजिशन एंड परसेंटेज कैलकुलेट करेंगे, और ये दोनों के दोनों आपको सब्सिडरी और एसोसिएट दोनों के लिए निकालने हैं। तो हम क्वेश्चन के अंदर इवेल्युएट करेंगे कि सब्सिडी में आपने इन्वेस्ट किया, एसोसिएट में इन्वेस्ट किया, तो उनकी एक्विजिशन डेट्स और परसेंटेज नोट कर लेंगे। स्टेप नंबर 1 में आपको कोई चैलेंज आ नहीं सकता। फिर इसके बाद हम चलेंगे स्टेप नंबर 2। अब देखो, स्टेप नंबर 2 में मैं लिख तो रहा हूं, लेकिन स्टेप नंबर 2 के अंदर आपने एग्जामिनर को यह बताना नहीं है। ये आपकी अपनी नॉलेज के लिए कि आप ध्यान से इवेल्युएट करोगे
टाइप ऑफ क्वेश्चन, कि क्वेश्चन की कैटेगरी क्या है। आप ये इवेल्युएट करोगे कि टाइप ऑफ क्वेश्चन क्या है। क्या वो हमसे कंसोलिडेटेड बैलेंस शीट एट डेट ऑफ एक्विजिशन मांग रहा है, या वो हमसे कंसोलिडेटेड बैलेंस शीट एट अ लेटर डेट मांग रहा है। क्योंकि अकॉर्डिंगली आपको पता है हम अपने स्टेप्स चेंज करेंगे। अगर वो कंसोलिडेट बैलेंस शीट ऑन डेट ऑफ एक्विजिशन मांग रहा है, जिसके पॉसिबिलिटी इज नेग्लिजिबल, 99.99% वो कभी भी आपसे कंसोलिडेट बैलेंस शीट ऑन एक्विजिशन डेट मांगेगा नहीं। लेकिन जस्ट इन केस मान लीजिए अगर उसने मुझसे कहा कि कंसोलिडेट बैलेंस शीट आपकी बन रही है ऑन डेट ऑफ एक्विजिशन, तो आपको सिर्फ स्टेप नंबर 2 करना है। और स्टेप नंबर 2 में डायरेक्टली आप कैलकुलेट करेंगे नेट एसेट्स ऑन डेट ऑफ एक्विजिशन। और ये नेट एसेट्स ऑन डेट ऑफ एक्विजिशन कैसे निकालेंगे? एसेट्स माइनस लाइबिलिटीज कर देंगे। तो अगर आपके पास आता है कंसोलिडेट बैलेंस शीट ऑन एक्विजिशन डेट, तो सिर्फ स्टेप नंबर 2 में नेट एसेट्स निकाल लेंगे, एसेट्स माइनस लाइबिलिटी। लेकिन अगर कंसोलिडेट बैलेंस शीट आपसे मांगता है एट अ लेटर डेट, अगर वो आपसे मांगता है एट अ लेटर डेट, फिर आपको पता है आपने अब स्टेप नंबर 2 ए भी करना है और आपने स्टेप नंबर 2 बी भी करना है। फिर आपने 2 स्टेप्स करने हैं। स्टेप नंबर 2 ए के अंदर आप लेके चलोगे एनालिसिस ऑफ अदर इक्विटी, हम इसके अंदर लेके चलेंगे एनालिसिस ऑफ अदर इक्विटी। और स्टेप नंबर 2 बी में आप कैलकुलेट करोगे नेट एसेट्स ऑन डेट ऑफ एक्विजिशन, और ये कैलकुलेट करोगे इक्विटी शेयर कैपिटल प्लस प्री एक्विजिशन अदर इक्विटी, जो आपने स्टेप नंबर 2 ए में कैलकुलेट की होगी। तो ये हम कंसिडर करेंगे नेट एसेट्स ऑन डेट ऑफ एक्विजिशन, जिसमें आप इक्विटी शेयर कैपिटल प्लस प्री एक्विजिशन अदर इक्विटी ऐड करोगे। अब आते हैं स्टेप नंबर 2 ए में, कि स्टेप नंबर 2 ए के अंदर अब आपके क्या क्या फोकस पॉइंट्स होंगे। देखो, जब आप स्टेप नंबर 2 ए करोगे तो आपके दिमाग में 3 फोकस पॉइंट्स आने चाहिए। हम जब स्टेप नंबर 2 ए करेंगे तो आपके दिमाग में मिनिमम 3 फोकस पॉइंट्स आने चाहिए। तो मैं यहां पर फोकस पॉइंट्स लिख रहा हूं, और इसके अंदर आपके माइंड में फोकस पॉइंट्स क्या आएंगे? नंबर 1, सबसे पहले आपने जो सब्सिडी की अदर इक्विटी है, जो सब्सिडी की अदर इक्विटी है, उसका आपने एनालिसिस करना है। ये उसकी स्टैंड अलोन बैलेंस शीट से पिक कर लेंगे। जो उसकी स्टैंड अलोन बैलेंस शीट होगी उससे आप इंफॉर्मेशन फिट कर लोगे। सब्सिडी की जो अदर इक्विटी है उसकी अपनी बैलेंस शीट में उसका एनालिसिस पिक कर लेंगे। फिर इसके बाद हम स्टेप नंबर फोकस पॉइंट 2 पे चलेंगे, जिसके अंदर आप एडिशनल इंफॉर्मेशन में फेयर वैल्यू एडजस्टमेंट्स के अंदर जाएंगे। ये आपको दे रखी होंगी इन दी एडिशनल इंफॉर्मेशन। तो एडिशनल इंफॉर्मेशन के अंदर आप जाओगे और चेक करोगे कि फेयर वैल्यू एडजस्टमेंट्स आपकी कौन सी है। तो ये फेयर वैल्यू एडजस्टमेंट्स के बेसिस पे आपको एडिशनल इंफॉर्मेशन में ये सारी इनपुट्स मिल जाएंगी। तो हम एडिशनल इंफॉर्मेशन से फेयर वैल्यू एडजस्टमेंट्स पिक कर लेंगे। और इसके अंदर अब आपके माइंड में ये रहना चाहिए कि फेयर वैल्यू एडजस्टमेंट्स में इंक्रीज या डिक्रीज कुछ भी होगा, तो इंक्रीज और डिक्रीज आपको प्री एक्विजिशन में लेना है, और कॉरस्पॉन्डिंगली उस पर जो एडिशनल डेप्रिसिएशन या आपकी एक्सेस डेप्रिसिएशन होगी उसको आपने पोस्ट एक्विजिशन में एडजस्ट करना है। तो फेयर वैल्यू गेन लॉस को प्री एक्विजिशन कॉलम में एडजस्ट कर देंगे, और एडिशनल डेप्रिसिएशन या जो एक्सेस डेप्रिसिएशन है उन्हें पोस्ट एक्विजिशन में कंसिडर करेंगे। और नंबर 3 आपके माइंड में आएगा कि हम इसके अंदर स्टॉक रिजर्व लेंगे, और वो कौन सा? अपस्ट्रीम वाला। वो आपने अपस्ट्रीम ट्रांजैक्शन लेना है। डाउनस्ट्रीम ट्रांजैक्शन का इंपैक्ट आपने इसके अंदर नहीं लेना। अब मेरी बात जरा ध्यान से सुनिएगा। ये मैंने आपको फोकस पॉइंट्स दिए हैं एक सब्सिडी कंपनी के एनालिसिस के लिए। जब आप सब्सिडी कंपनी का एनालिसिस करोगे तो ये आपके 3 फोकस पॉइंट्स होंगे। लेकिन मुझे इसके अंदर सब्सिडी के अलावा एसोसिएट कंपनी का भी एनालिसिस करना है। तो आप इसके अंदर एसोसिएट कंपनी का भी एनालिसिस करोगे,
और जब आप एसोसिएट कंपनी का एनालिसिस करोगे तो आपका पहला फोकस पॉइंट सेम है। आप इसके अंदर एसोसिएट कंपनी की अदर इक्विटी पिक करोगे और एसोसिएट की जो अदर इक्विटी है उसको आप एनालाइज कर लोगे उसके स्टैंड अलोन से। नंबर टू, आपको कोई फेयर वैल्यू एडजस्टमेंट्स दी होंगी, वो भी पिक कर लेंगे। लेकिन जनरली एसोसिएट के केस में फेयर वैल्यू एडजस्टमेंट्स जनरली नहीं होती है, लेकिन अगर होंगी तो फेयर वैल्यू एडजस्टमेंट्स लेंगे। और एक चीज अब मैं इसके अंदर क्लियर कट मेंशन कर दूं, आप यहां पर स्टॉक रिजर्व मत लेना। डोंट टेक द स्टॉक रिजर्व। आप इसके अंदर स्टॉक रिजर्व को एनालिसिस के अंदर कंसिडर मत करना। एसोसिएट के केस में आप अपने स्टॉक रिजर्व को इस स्टेप के अंदर डील नहीं करोगे। तो ये हमारा स्टेप नंबर 2A के फोकस पॉइंट्स बन गए, सब्सिडी और एसोसिएट के एनालिसिस के अंदर क्या करेंगे। आई होप यू आर एबल टू कैच अप विद द पॉइंट्स क्लियर। Sir, how will we adjust the profits which is given in the subsidies P&L profit at the end of the period? How will we adjust the profit which is given at the subsidies P&L at the end of the period? I didn't get your question better so far. आपने कहा सब्सिडी के प्रॉफिट्स एट द एंड कैसे एडजस्ट करेंगे, मतलब मैं अभी सिर्फ बेटा एनालिसिस की बात कर रहा हूं कि एनालिसिस के अंदर आपके फोकस पॉइंट्स क्या होंगे। एनालिसिस करेंगे कैसे वो क्वेश्चन में हम अभी रिवाइज करेंगे, बट अभी सिर्फ फोकस पॉइंट्स है कि आपने माइंड में रखना क्या है। चलिए, ये बन गया मेरे पास स्टेप नंबर 2। अब आएंगे हम स्टेप नंबर 3। अब स्टेप नंबर 3 के अंदर, जब हम स्टेप नंबर 3 के अंदर जाएंगे, सर द प्रॉफिट्स दैट विल बी डिस्ट्रीब्यूटेड इन रेशियो, यस, आपके जो प्रॉफिट्स होंगे वो आपने बेटा नॉर्मल जैसे हम उसे टाइम रेशियो में डिवाइड करते हैं वो सारी कंसिडरेशंस होंगी। देखिए, अभी आपके माइंड में सिर्फ ये क्लियर होना चाहिए कि मुझे अपने एनालिसिस में क्या क्या फोकस पॉइंट्स रखने हैं। मैं अभी उसके अंदर ये नहीं जा रहा कि इन फोकस पॉइंट्स में क्या करेंगे, वो तो बेटा हम क्वेश्चन के अंदर देखेंगे। अभी सिर्फ आप एक मैक्रो इमेज क्लियर कर लो कि क्वेश्चन पढ़ते हुए आपके माइंड में आना चाहिए, अच्छा इस स्टेप में मुझे ये करना है, इस स्टेप में मुझे ये करना है। दैट काइंड ऑफ फोकस पॉइंट्स नीड टू बी क्लियर एट दिस स्टेज। नोट्स आपको मिलेंगे बेटा, नो वरीज, यू विल गेट द नोट्स। अब आते हैं जी स्टेप नंबर 3 में। अब स्टेप नंबर 3 में आपको परचेज कंसिडरेशन ऑर्गेनाइज करनी है। हम अपनी परचेज कंसिडरेशन ऑर्गेनाइज करेंगे एंड ट्रस्ट मी, क्योंकि आपने एक्सट्रैक्ट बैलेंस शीट बना ली होगी और जर्नली ओमिशंस आपकी परचेज कंसिडरेशन से रिलेटेड होंगी, तो इस स्टेप के अंदर आपने कुछ नहीं करना। परचेज कंसिडरेशन को हम पिक करेंगे, वी विल पिक इट फ्रॉम एक्सट्रैक्ट बैलेंस शीट। आप अपनी एक्सट्रैक्ट बैलेंस शीट से ये डायरेक्टली इंफॉर्मेशन पिक कर लोगे कि हमारे पास परचेज कंसिडरेशन क्या है, और ये परचेज कंसिडरेशन आपको सब्सिडी और एसोसिएट दोनों की पिक करनी है। तो सब्सिडी की भी और एसोसिएट की भी, इन दोनों की हम इसके अंदर परचेज कंसिडरेशन पिक कर लेंगे और इनवेरिएबली ये आपको एक्सट्रैक्ट बैलेंस शीट से इजीली अवेलेबल हो जाएगी। फिर इसके बाद हम चलेंगे स्टेप नंबर 4, और स्टेप नंबर 4 के अंदर अब आपको कैलकुलेट करना है स्टेप नंबर 4। अब आपको इसके अंदर कैलकुलेट करनी है एनसीआई। तो स्टेप नंबर 4 में हम एनसीआई कैलकुलेट करेंगे ओनली फॉर सब्सिडरी कंपनी। एसोसिएट के लिए आपको कोई एनसीआई कंप्यूट नहीं करनी। तो ये स्टेप सिर्फ आपकी सब्सिडरी कंपनी के लिए रेलेवेंट है कि आपने इसके अंदर एनसीआई कंप्यूट करनी है। अच्छा, अब जब आप एनसीआई कंप्यूट करोगे तो एनसीआई कंप्यूटेशन के अंदर भी आपके कुछ फोकस पॉइंट्स होंगे। जैसे कि एनसीआई तो आपको मालूम है कि नंबर 1 आप इसके अंदर क्या करते हो, आप कैलकुलेट करते हो एनसीआई नंबर 1 एज पर फेयर वैल्यू या पसना। अब ये इंस्ट्रक्शन क्वेश्चन के अंदर आपको क्लियर कट दी जाएंगी, ये आपको वरी करने की जरूरत नहीं है। क्वेश्चन आपको क्लियर कट इनपुट देगा कि एनसीआई आपने पसना या एनसीआई आपने फेयर वैल्यू पे कंप्यूट करनी है। तो इसके अंदर वी विल हैव फोकस पॉइंट 1, एनसीआई इज एट पसना, प्रोपोर्शनेट शेयर इन नेट एसेट्स और फेयर वैल्यू, ये इंस्ट्रक्शन क्वेश्चन के अंदर आपको दी जाएगी। सेकंड फोकस पॉइंट जो आपको कंसिडर करना है, आपने इसके अंदर शेयर इन पोस्ट एक्विजिशन प्रॉफिट्स लेने हैं। जो आपके एनसीआई के
पोस्ट एक्विजिशन शेयर इन प्रॉफिट्स हैं उनको पिक करेंगे। एंड मोस्ट इंपॉर्टेंट, एनसीआई के अंदर आपको गुडविल इंपेयरमेंट का खास ध्यान रखना है, लेकिन गुडविल इंपेयरमेंट सिर्फ एनसीआई तभी बेयर करेगी अगर आपकी जो एनसीआई है वो फेयर वैल्यू पे है। तो वी विल रिड्यूस इंपेयरमेंट लॉस, हम इंपेयरमेंट लॉस माइनस करेंगे इफ एनसीआई इज एट फेयर वैल्यू। अगर आपकी एनसीआई पसना पे है तो फिर आपने अपने एनसीआई में से कोई इंपेयरमेंट लॉस माइनस नहीं करना। तो ये तीन फोकस पॉइंट्स आपके माइंड में क्लियर होने चाहिए। एनसीआई को पसना या फेयर वैल्यू किस पे लेना है, शेयर इन पोस्ट एक्विजिशन प्रॉफिट्स आपको इसमें ऐड करने हैं जो स्टेप नंबर 2A एनालिसिस से अवेलेबल हो जाएगा। और फिर उसके बाद आपको इंपेयरमेंट लॉस की रिडक्शंस करनी है अगर आपकी एनसीआई एट फेयर वैल्यू है तो, क्योंकि तब वो आपकी फुल गुडविल बनती है। फिर इसके बाद हम स्टेप नंबर 5 पे जाएंगे और स्टेप नंबर 5 में हम कैलकुलेट करेंगे गुडविल। और ये गुडविल आपको कैलकुलेट करनी है दोनों कंपनीज के लिए, ये आपको सब्सिडी के लिए भी कैलकुलेट करनी है और ये आपको एसोसिएट के लिए भी कैलकुलेट करनी है। लेकिन जब आप ये गुडविल कैलकुलेट करोगे फॉर अ सब्सिडी या फॉर एन एसोसिएट कंपनी, तो ये ध्यान रखना कि इनके अंदर इनकी कैलकुलेशंस में जरा सा फर्क है। तो इसके अंदर अब आपको जरा सा थोड़ा इसमें फर्क रखना है। सब्सिडी में कैलकुलेशंस थोड़ी डिफरेंटली होंगी और एसोसिएट के अंदर आपकी कैलकुलेशंस थोड़ी सी डिफरेंटली होंगी। तो जरा एक बार क्विकली हम इनपुट फॉर्मेट्स पे चलते हैं कि सब्सिडी और एसोसिएट में गुडविल कैलकुलेशंस आप कैसे करेंगे। सब्सिडी में आप सबसे पहले परचेज कंसिडरेशन लोगे, उसके अंदर आप एनसीआई ऐड करोगे विच इज एट द डेट ऑफ एक्विजिशन। इधर गलती से स्टेप नंबर 4 की टोटल एनसीआई मत लेना। आपने जब इसके अंदर एनसीआई कंसिडर करनी है तो आपने एनसीआई लेनी है ऑन एक्विजिशन डेट। इन दोनों को ऐड करके आप रिड्यूस करेंगे इसके अंदर नेट एसेट्स ऑन डेट ऑफ एक्विजिशन, जो आप ऑलरेडी स्टेप में निकाल चुके हैं। तो परचेज कंसिडरेशन आपको अवेलेबल होगी स्टेप 3 से, एनसीआई आपको अवेलेबल होगा स्टेप 4 से, नेट एसेट्स आपको मिलेंगे स्टेप नंबर 2A से। तो ये सारी इंफॉर्मेशन इधर से ऑर्गेनाइज हो जाएगी और उसके बेसिस पे आप अपनी गुडविल कैलकुलेट कर लोगे। और जैसे ही आप ये गुडविल कैलकुलेट करोगे तो अब आपको एक चीज का और ध्यान रखना है, गुडविल का इंपेयरमेंट लॉस आपको माइनस करना है। तो यहां से हम माइनस करेंगे इंपेयरमेंट इफ एनी। और ये ध्यान देना कि जब आप गुडविल इंपेयरमेंट माइनस करेंगे, ये मत सोचना एनसीआई फेयर वैल्यू पे है या एनसीआई आपकी पसना पे है। इधर पूरी की पूरी इंपेयरमेंट लॉस माइनस होगी। तो वी विल रिड्यूस एंटायर इंपेयरमेंट लॉस। इधर ये मत सोचने बैठना कि मुझे पेरेंट का शेयर माइनस करना है, आपने पूरा का पूरा इंपेयरमेंट लॉस इसमें से माइनस करना है। पेरेंट के शेयर के बारे में आपने इसके अंदर नहीं सोचना है। अच्छा, नेट एसेट्स, सॉरी माय एरर, इट इज स्टेप नंबर 2B। ये आपका स्टेप नंबर 2B आ गया। चलिए, ये तो हो गया एज फर एज गुडविल ऑफ द सब्सिडी कंपनी इज कंसर्न। अब अगर बात करें एसोसिएट की, तो एसोसिएट की गुडविल इस फॉर्मेटिंग से कैलकुलेट नहीं होती। एसोसिएट के अंदर आप परचेज कंसिडरेशन यानी कि जो आपकी इन्वेस्टमेंट है वो पिक करोगे और उसको आप सीधा कंपेयर करोगे लेस द शेयर इन नेट एसेट्स। इसमें डायरेक्टली शेयर इन नेट एसेट्स लेंगे और हमारे पास जो भी गुडविल या फिर बार्गेन परचेज गेन या कैपिटल रिजर्व आएगा। अच्छा, अब मेन चीज जो माइंड में रखने की है, ये जो गुडविल आपने एसोसिएट की कैलकुलेट करी, क्या ये आपके बैलेंस शीट में एज अ सेपरेट लाइन आइटम आएगी? नहीं। एसोसिएट की गुडविल आपकी सेपरेट लाइन आइटम नहीं आती। इट इज नॉट शोन, इट इज नॉट शोन इन दी कंसोलिडेटेड बैलेंस शीट सेपरेटली। ये आप अलग से बैलेंस शीट के अंदर अलग से नहीं दिखाएंगे। इट इज अ पार्ट, इट इज अ पार्ट, ये आपकी बन जाएगी इट इज अ पार्ट ऑफ इन्वेस्टमेंट वैल्यू।
ये आपकी इन्वेस्टमेंट वैल्यू का डायरेक्टली पार्ट बनेगा। ये आपकी बैलेंस शीट में अलग से एज अ सेपरेट लाइन आइटम अपेयर नहीं करेगी। ओके, वंडरफुल। अब इसके बाद आता है जी स्टेप नंबर 5A। अब इसके बाद आप चलेंगे स्टेप नंबर 5A के अंदर। बताओ बेटा स्टेप नंबर 5A क्या होगा? क्योंकि ये स्टेप आप तभी इंट्रोड्यूस करते हैं जब आपके क्वेश्चन के अंदर एसोसिएट होती है। मैंने तो हिंट ही दे दिया। तो इसके अंदर अब आपको कैरिंग वैल्यू ऑफ द इन्वेस्टमेंट इन एसोसिएट कैलकुलेट करनी है। तो इधर हम निकालेंगे इन्वेस्टमेंट इन एसोसिएट, और ये आपको कैलकुलेट करनी है एज पर IAS 28, जिसको हम इक्विटी मेथड ऑफ कंसोलिडेशन कहते हैं। तो आप स्टेप नंबर 5A के अंदर इन्वेस्टमेंट इन एसोसिएट अलग से कैलकुलेट करोगे, जिसके लिए आप अपनी परचेज कंसिडरेशन यानी कि इन्वेस्टमेंट को एज अ बेस पकड़ोगे, और फिर इसके बाद इसमें आपको कुछ फोकस पॉइंट्स रखने हैं ना। लेट्स सी क्या क्या फोकस पॉइंट्स रखने हैं। इन्वेस्टमेंट इन एसोसिएट के अंदर अगर आप नोटिस करो तो मैंने स्टेप नंबर 2A में अभी तक स्टॉक रिजर्व का इंपैक्ट नहीं लिया। अब स्टॉक रिजर्व का इंपैक्ट या तो इन्वेस्टमेंट से होगा या स्टॉक रिजर्व का इंपैक्ट आपके स्टॉक से होगा। तो इधर आप इसका इंपैक्ट लोगे लेस स्टॉक रिजर्व। और ये कौन सा स्टॉक रिजर्व हम कंसिडर करेंगे? ये आपका स्टॉक रिजर्व कंसिडर होगा जो आपका डाउनस्ट्रीम ट्रांजैक्शन है। अपस्ट्रीम वाला आपने स्टॉक में से रिड्यूस करना है, तो यहां से हम माइनस करेंगे जो आपका डाउनस्ट्रीम ट्रांजैक्शन वाला होगा। फिर इसके बाद आप इसके अंदर ऐड करोगे जो आपका शेयर इन पोस्ट एक्विजिशन प्रॉफिट्स होगा। तो इसके अंदर ऐड करेंगे शेयर इन पोस्ट एक्विजिशन प्रॉफिट्स। और एक चीज आपको और बता देता हूं, इधर गुडविल की इंपेयरमेंट नहीं होती, लेकिन इन्वेस्टमेंट की इंपेयरमेंट हो सकती है। तो आप इसमें से माइनस करोगे इंपेयरमेंट लॉस इफ एनी। अगर आपका इन्वेस्टमेंट का कोई इंपेयरमेंट लॉस है तो वो आप माइनस करोगे। तो इधर भी आपके पास 3 फोकस पॉइंट्स बन गए, इधर भी मेरे पास 3 फोकस पॉइंट्स बन गए। हमारे ऑलमोस्ट हर जगह 3 फोकस पॉइंट्स बन रहे हैं जो आपको अपने स्टेप्स के अंदर कंसिडर करने हैं। चलो ये भी फिट हो गया जी, स्टेप नंबर 5A हो गया। इसके बाद आता है बड़ा ही क्रूशियल स्टेप, एंड दैट इज स्टेप नंबर 6। स्टेप नंबर 6 में आपको कंसोलिडेटेड बैलेंस शीट के अंदर अदर इक्विटी कैलकुलेट करनी है। कंसोलिडेटेड बैलेंस शीट के अंदर अब हम कैलकुलेट करेंगे जो आपकी अदर इक्विटी है। इसके लिए अब आपके दिमाग में सब्सिडी भी है, और आपके दिमाग में एसोसिएट भी है, और इधर भी आपके दिमाग में 3 मेन फोकस पॉइंट्स आएंगे। तो पहले तो हम होल्डिंग कंपनी का अपना प्रॉफिट, वी विल टेक होल्डिंग कंपनीज ओन प्रॉफिट एज अ बेस। इसके बाद आप इसके अंदर 3 फोकस पॉइंट्स इसके अंदर भी लेके चलेंगे, और इसके अंदर 3 फोकस पॉइंट्स में सबसे पहले आएगा शेयर इन, पहले कंसिडर करेंगे शेयर इन पोस्ट एक्विजिशन प्रॉफिट्स। ये शेयर इन पोस्ट एक्विजिशन प्रॉफिट्स आप लोगे जो होल्डिंग का इन सब्सिडी है, और आप लोगे जो आपके होल्डिंग यानी कि इन्वेस्टर का इन एसोसिएट है। ये दोनों पोस्ट एक्विजिशन प्रॉफिट्स आपने ऐड करने हैं। पेरेंट कंपनी का सब्सिडी में पोस्ट एक्विजिशन, इन्वेस्टर का एसोसिएट में पोस्ट एक्विजिशन, ये दोनों के दोनों शेयर इसमें प्लस करेंगे। नंबर 2, आप इसमें से माइनस करेंगे इंपेयरमेंट। इंपेयरमेंट के अंदर अगर हम बात करें तो इंपेयरमेंट आपने गुडविल की लेनी है इन केस ऑफ सब्सिडी, क्योंकि सब्सिडी के केस में गुडविल इंपेयरमेंट होगी, और आपने इन्वेस्टमेंट की इंपेयरमेंट लेनी है इन केस ऑफ एसोसिएट। तो ये हमें माइंड में रखना पड़ेगा कि आपने किसकी इंपेयरमेंट लेनी है। सब्सिडी की बात करेंगे तो गुडविल इंपेयरमेंट होगी, एसोसिएट की बात करेंगे तो इन्वेस्टमेंट इन एसोसिएट की इंपेयरमेंट होगी। नंबर 3, अब आप इसके अंदर कंसिडर करोगे स्टॉक रिजर्व की रिडक्शन। स्टॉक रिजर्व में भी अब आपको बड़ा ध्यान रखना है।
कि अगर हम सब्सिडी की बात कर रहे हैं तो इधर आप कौन सी रिडक्शन करोगे? डाउनस्ट्रीम वाली। इधर आप रिड्यूस करोगे डाउनस्ट्रीम वाली। लेकिन अगर मैं एसोसिएट की बात करता हूं तो एसोसिएट के अंदर आप इसके अंदर लोगे अप वाली भी और डाउनस्ट्रीम वाली दोनों। इसके अंदर आपको अपस्ट्रीम और डाउनस्ट्रीम दोनों की दोनों इसमें कंसिडर करनी है। ग्रेट। ये हमारे 3 फोकस पॉइंट्स बन गए जो आप कंसोलिडेट बैलेंस शीट अदर इक्विटी के अंदर कंसिडर करेंगे। और फाइनली इसके बाद आप अपना स्टेप नंबर 7 बना के चलेंगे जिसके अंदर कंसोलिडेट बैलेंस शीट आपने बनानी है। और उसके आपको 5 रूल्स ऑलरेडी पता है कि कंसोलिडेट बैलेंस शीट के लिए आपने कौन से 5 फंडामेंटल रूल्स अप्लाई करने हैं। तो एक बार क्विकली मैं उन 5 रूल्स को भी एक बार डाल देता हूं। Sir, in step number 5A, will we not take additional depreciation? स्टेप नंबर 5A के अंदर पॉसिबल एरर हो सकती है अगर आपने एसोसिएट के नेट एसेट्स लिए हैं, बट जर्नली जैसे मैंने कहा ना, आपको फेयर वैल्यू एडजस्टमेंट्स एसोसिएट में जर्नली मिलेंगे नहीं, तो इसलिए मैंने इसमें अंदर उसमें डाला नहीं है। क्योंकि आपको फेयर वैल्यू एडजस्टमेंट्स टिपिकली वो सब्सिडी की देता है, एसोसिएट्स में जर्नली देता नहीं, इसलिए मैं उसको पुट इन कर नहीं रहा। अच्छा, अब कुछ लोग कह रहे हैं सर डिविडेंड्स ले ले, ये ले ले। देखो बेटा, आप अपने फॉर्मेट को जितना कॉम्प्लिकेट करेंगे उतनी दिक्कत होगी। मैं यहां पर मेन हाइलाइटेड पॉइंट्स को फिट इन कर रहा हूं, तो बहुत ज्यादा उसके अंदर कॉम्प्लिकेट मत कीजिए। आई एम टेकिंग दोज एडजस्टमेंट्स जो मोस्ट फ्रीक्वेंट काइंड ऑफ एडजस्टमेंट्स है, उन्हें आपने लेना है। सर, इज दिस इन्वेस्टमेंट इक्वल टू द पेरेंट शेयर इन एसोसिएट इन स्टेप 6? जो आपका बेटा शेयर बनेगा वही लोगे। मैंने इसके अंदर लिखा, आपने पॉइंट नंबर 6 में शेयर इन पोस्ट एक्विजिशन प्रॉफिट लेना है, तो नेचुरली जो इन्वेस्टर का शेयर इन एसोसिएट बनता है। फिर इसके बाद आपके जो 5 रूल्स हैं हम इसके अंदर एग्रीगेट करेंगे। ऑल एसेट्स एंड लाइबिलिटीज, हम इसमें एग्रीगेट करेंगे ऑल एसेट्स एंड लाइबिलिटी। फिर इसके बाद इक्विटी शेयर कैपिटल ऑफ सब्सिडरी कंपनी विल नॉट अपेयर, ये आपकी कंसोलिडेट बैलेंस शीट में नहीं आएगा। फिर इसके बाद जो आपकी अदर इक्विटी है, जो आपकी अदर इक्विटी है सब्सिडरी कंपनी की, सिर्फ प्री वाली विल नॉट अपेयर, प्री एक्विजिशन वाली अपेयर नहीं करेगी। फिर इसके बाद नंबर 4, इन्वेस्टमेंट, इन्वेस्टमेंट इन subsidiary company, this will not appear, this will not appear in, this will not appear in the consolidated balance sheet. And number 5 आपको माइंड में रखना है, गुडविल एंड एनसीआई विल अपेयर, इनको आप अलग से अपनी कंसोलिडेटेड बैलेंस शीट में दिखाएंगे। बढ़िया हो गया जी। तो ये हमारा 7 स्टेप मॉडल हो गया। वी स्पेंड अराउंड, आई थिंक अराउंड हाफ एन आवर और सो, जिसके अंदर मैंने आपको सबसे पहले कोरिलेट करा दिया कि आपको इसके अंदर मेन मेन जो मेन फोकस पॉइंट्स है वो लेने हैं। तो मेन फोकस पॉइंट्स की हमारे दिमाग में एक लिस्ट बन गई। अब मुझे लगता है जब हम क्वेश्चंस करेंगे तो आप जब अपने स्टेप्स के अंदर इन मेन फोकस पॉइंट्स को लेके चलेंगे तो आई थिंक वी शुड बी एबल टू हैंडल द क्वेश्चन वेरी वेल। आर वी रेडी नाउ टू गो टू द क्वेश्चन? हालांकि जो मैं क्वेश्चन करा रहा हूं ये मैंने आप ही लोगों से लेके सेलेक्ट किए हैं। एज पर द मेजोरिटी व्यू मुझे ये क्वेश्चंस आप ही लोगों ने दिए हैं। तो ये मत कहना सर ये इजी है या ये मुश्किल है या क्या है। मैंने इनमें से कोई भी क्वेश्चन खुद सेलेक्ट नहीं किया है। आप सबके मेजोरिटी ओपिनियन के बेसिस पे इन क्वेश्चंस की सिलेक्शन की गई है। तो क्वेश्चन अच्छा या बुरा है इसके लिए आप खुद जिम्मेदार हैं। चलिए, नाउ लेट्स प्रोसीड विद द क्वेश्चन। आइए सबसे पहले हम क्वेश्चन नंबर 432 करेंगे। ये क्वेश्चन कंसोलिडेट बैलेंस शीट पर है। तो मेरा पहला फोकस कंसोलिडेट बैलेंस शीट है, उसके बाद कंसोलिडेट इनकम स्टेटमेंट देखेंगे। बेटा मेरी मानो तो सबसे पहले आपको क्वेश्चन के अंदर, सबसे पहले क्वेश्चन की रिक्वायरमेंट के अंदर जाना चाहिए। तो पहले हम क्वेश्चन की रिक्वायरमेंट पढ़ेंगे कि क्वेश्चन हमसे मांग क्या रहा है। अकॉर्डिंगली हम अपना फोकस ट्यून करेंगे कि मुझे क्वेश्चन के अंदर सोचना क्या है। फिर उसके बाद जब मैं क्वेश्चन पढ़ूंगा तो क्वेश्चन की हर एक इनपुट के अंदर ये इवेल्युएट करेंगे कि इस क्वेश्चन के अंदर जो डेटा दिया है वो मेरे कौन से स्टेप्स के अंदर कोरिलेट करेगा।
वो चीजें मैं आपसे पूछूंगा, और मैं आपसे पूछूंगा कि ये मुझे कौन से स्टेप्स के अंदर कोरिलेट करनी है। नाउ लेट्स फर्स्ट रीड द रिक्वायरमेंट ऑफ द क्वेश्चन। क्वेश्चन की दो रिक्वायरमेंट्स हैं, बट अभी हम सिर्फ रिक्वायरमेंट नंबर ए पर कॉन्सेंट्रेट कर रहे हैं। वो कह रहे हैं प्रिपेयर अ कंसोलिडेट स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन ऑन मार्च X5। तो सीधे सीधे मुझसे कंसोलिडेट बैलेंस शीट मांग रहा है। नाउ लेट्स प्रोसीड विद द इनपुट। अब मैं जैसे जैसे क्वेश्चन के अंदर डेटा पढ़ूंगा, आप मुझे इसके अंदर दोगे। 5 रूल्स सर प्लीज रिपीट। ये बेटा मैंने 5 रूल्स लिख दिए हैं कि आपने एसेट्स एंड लाइबिलिटीज सारे के सारे एग्रीगेट करने हैं। शेयर कैपिटल सब्सिडी कंपनी का बैलेंस शीट में आता नहीं, इन्वेस्टमेंट इन सब्सिडी आती नहीं, और प्री एक्विजिशन अदर इक्विटी सब्सिडी आती नहीं। गुडविल एनसीआई अलग से बैलेंस शीट में अपेयर करती है। चलिए अब जरा हम वापस आते हैं जी। अब मैं क्वेश्चन के अंदर इनपुट्स पढ़ता जाऊंगा, आप मुझे बताना कि ये पर्टिकुलर एडजस्टमेंट मुझे कौन से स्टेप के अंदर ट्रिगर करनी है। अच्छा ये बता दूं, बैलेंस शीट मार्च X5 की है। 1 अप्रैल X4 रनर ने 80% इक्विटी शेयर एक्वायर किए जब जॉगर के रिटेन अर्निंग्स इज गिवन। द कंसिडरेशन कंसिस्टेड ऑफ कैश which is paid on 1 April X4 and a further cash payment of 21 million deferred until 1 April X5। तो आपके परचेज कंसिडरेशन में एक कैश आपने इमीडिएटली पे किया और एक कैश आपको पे करना है 1 साल बाद। नो अकाउंटिंग एंट्रीज हैव बीन मेड इन रिस्पेक्ट ऑफ डीसी। तो इमीडिएटली दिमाग में आया ओमिशन की गई है। तो बताओ बेटा ओमिशन के केस में अब आप इसके अंदर इसका इंपैक्ट कहां लेंगे। यस, इसको हम अपनी एक्सट्रैक्ट बैलेंस शीट में ले जाएंगे और इसकी 1 साल की अनवाइंडिंग भी करेंगे। उसके बाद फिर इसको बैलेंस शीट के अंदर प्रेजेंट करेंगे। बहुत बढ़िया। और ये आगे चल, द ड्राफ्ट स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन फॉर द टू कंपनीज आर गिवन। अभी तो फिलहाल मुझे बैलेंस शीट में कुछ खास देखना नहीं। रनर पॉलिसी इज टू वैल्यू द एनसीआई एट अ फेयर वैल्यू। जैसी मैंने पढ़ा कि एनसीआई फेयर वैल्यू पे है, तो इमीडिएटली माइंड में क्लिक किया कि आपकी गुडविल फुल है, और अगर इंपेयरमेंट हुआ तो इंपेयरमेंट का नुकसान पेरेंट और एनसीआई दोनों भरने वाले हैं। तो इसका मतलब अभी तो सिर्फ उसने एनसीआई की फेयर वैल्यूएशन दी है, अभी उसने गुडविल इंपेयरमेंट की बात नहीं की, तो ये तो आपके एनसीआई के स्टेप में चली जाएगी। Then he says fair value of Jogger's other assets liability and contingent liability on 1 April equal to the carrying amount, with the exception of a specialized piece of plant जिसकी fair value is 10 million in excess of the carrying amount, and this plant has got a 10 years life। तो ये आपको fair value adjustment की बात कर रहा है। तो fair value adjustment मतलब इसका impact आप कौन से स्टेप में लेने वाले हो। फेयर वैल्यू एडजस्टमेंट्स को आप कंसिडर करोगे स्टेप नंबर 2A एनालिसिस के अंदर, और बाद में जब हम कंसोलिडेट बैलेंस शीट बनाएंगे तो फिर हम उसके अंदर भी इस पीपीई में उस वैल्यू को बाद में एडजस्ट करते रहेंगे। तो पहले स्टेप नंबर 2A में इसका इंपैक्ट लेंगे। Then he says in December X4 जॉगर सोल्ड गुड्स टू रनर। अब ये इंपॉर्टेंट है कि हम इधर फिट कर लें कि इज इट अ केस ऑफ अपस्ट्रीम और अ डाउनस्ट्रीम ट्रांजैक्शन। अब उसने मुझे दिया कि जॉगर ने रनर को गुड्स भेजे, तो इसका मतलब जॉगर तो सब्सिडी कंपनी है, तो सब्सिडी ने अपनी पेरेंट कंपनी को गुड्स बेचे, तो इसका मतलब ये अपस्ट्रीम ट्रांजैक्शन बन गई। और अपस्ट्रीम ट्रांजैक्शन बनते ही इसके स्टॉक रिजर्व का इंपैक्ट आप अपने स्टेप नंबर 2A के अंदर लेंगे, और फिर अल्टीमेटली जो स्टॉक रिजर्व होगा उसको हम अपने कंसोलिडेटेड बैलेंस शीट में एडजस्ट भी करते रहेंगे। ग्रेट। Then he says Jogger had a full invoice value in the trade receivable. Runners payable showed 3.4। अब जिसको पैसे मिलने हैं वो कह रहे हैं जी मुझे 6.4 मिलियन मिलने हैं, और जिसको पैसे देने हैं वो कहते हैं जी मुझे 3.4 मिलियन देने हैं। एंड अ पेमेंट ऑफ 3 मिलियन, जो दोनों के बीच का डिफरेंस है, वो कह रहे हैं जी इसको अभी तक उसने रिकॉर्ड ही नहीं किया। इट सेज इट मेड अ पेमेंट ऑन 31 मार्च, जो जॉगर ने रिकॉर्ड नहीं किया। इसका मतलब ये इंटर कंपनी ओइंग्स है, लेकिन रिसीबल और पेबल्स आपके रिकंसाइल्ड नहीं है।
और अगर ये रिकंसाइल्ड नहीं है तो कहने से रिसीवेबल से और पेबल से कितना निकालेंगे, रिस्पेक्टिव अमाउंट्स। रिसीवेबल के अंदर 6.4 है, रिसीवेबल से 6.4 निकालो। पेबल्स में 3.4 है तो उसमें से 3.4 निकालो, और जो बाकी का डिफरेंस है 3, उसका क्या करेंगे? वेरी गुड, उसको आप अपने कैश एंड ट्रांजिट के अंदर फिट कर देंगे। बहुत बढ़िया। चलो, मेरे ख्याल में वी हैव गॉट द फील ऑफ द क्वेश्चन। अब हम आराम से अपने पूरे के पूरे स्टेप शुरू कर सकते हैं, स्टार्टिंग विद द एक्सट्रैक्ट बैलेंस शीट इन द क्वेश्चन। चलो, तो मैं सबसे पहले इसके अंदर क्वेश्चन लिखने जा रहा हूं 432। सो वी आर फोकसिंग ऑन क्वेश्चन नंबर 432 और इसका नाम है रना। तो पहले हम अपनी एक्सट्रैक्ट बैलेंस शीट पर कॉन्सेंट्रेट करेंगे। तो पहले मैं इसके लिए ओमिशंस का काम ले लूं। सो आई विल टेक केयर ऑफ द ओमिशंस। और आपके माइंड में ना ये क्लैरिटी भी होनी चाहिए कि ओमिशन किसने की है। इधर ओमिशंस आपके पेरेंट कंपनी ने की है। तो वो कह रहे जी कि जो आपकी नो अकाउंटिंग एंट्रीज आर मेड इन रिस्पेक्ट ऑफ डीसी। तो पहले हम डीसी की एंट्री कर लेते हैं। डेफर्ड कंसिडरेशन में आपको 21 मिलियन देना था, लेकिन ये पैसे आपने कब देने हैं? ये कह रहे जी दिस इज पेड ऑन 1 अप्रैल X5। तो आओ जी पहले एंट्री डालते हैं ऑन 1 अप्रैल। हमारी एंट्री आ जाएगी ऑन 1 अप्रैल 2000 X4। हमारी एंट्री बननी चाहिए थी इन्वेस्टमेंट अकाउंट डेबिट और डीसी अकाउंट क्रेडिट। क्या मैं ये एंट्री 21 मिलियन से पास करूं, या मुझे इसकी प्रेजेंट वैल्यू कंप्यूट करनी है? नेचुरली ये 21 मिलियन तो आपने एक साल बाद देने हैं, तो इसकी मुझे प्रेजेंट वैल्यू लेनी है। तो मैं 21 मिलियन को मिलियन में ले लूंगा। मुझे सारी बैलेंस शीट की इंफॉर्मेशन थाउजेंड्स में दी है, तो मैं इस 21 मिलियन को भी पहले थाउजेंड्स में कन्वर्ट करूंगा। तो 21 मिलियन को अगर थाउजेंड्स में कन्वर्ट करेंगे तो 1 मिलियन आपका 10 लाख होता है। तो इसको अगर मैं थाउजेंड्स में कन्वर्ट कर दूं तो आई थिंक इट कम्स टू 21,000। तो पहले इसकी प्रेजेंट वैल्यू निकाल लेते हैं। तो ये मैंने निकाला 21,000, और आपका पी फैक्टर है 0.926। उसने मुझे डिस्काउंटिंग रेट ऑलरेडी दिया हुआ है, एप्रोप्रिएट डिस्काउंट रेट इज दिस मच। तो मैं इसको मल्टीप्लाई कर दूंगा विद द प्रेजेंट वैल्यू। ये मेरे पास आ गया 19,446। तो ये मैंने कंप्यूटेशन दिखा दी। दिस इज द फ्यूचर अमाउंट, और ये बन गया आपके पास पीवीआईएफ, और ये बन गया मेरे पास प्रेजेंट वैल्यू। ये मेरे पास आ गई प्रेजेंट वैल्यू। हाथ के हाथ एक छोटा सा वर्किंग नोट इसके अंदर बन गया है। लो जी, तो इसको मैं जरा थोड़ा स्ट्रेच कर देता हूं सो दैट वी कैन सी द इनपुट्स वेरी क्लियर। तो ये मेरे पास प्रेजेंट वैल्यू और फ्यूचर अमाउंट्स और प्रेजेंट वैल्यू की कंपटीशंस डन हो गई। तो ये हमने ले ली 19,446। बढ़िया। तो दिस एंट्री इज डन। अब इसके बाद हमको एक काम और करना है। ये एंट्री तो आपने डेट ऑफ एक्विजिशन पे की। अब मुझे एक साल बाद यानी कि 31 मार्च 2000 X5 जो मेरी बैलेंस शीट डेट है, इस पे मुझे अनवाइंडिंग करनी है। अब बेटा अनवाइंडिंग करने के लिए पता है कि एक साल बाद ही तो पेमेंट करनी है। तो क्या मैं 21 और 19,446 का डिफरेंस फिट कर दूं? हाँ। इसका मतलब इधर आप एंट्री पास करोगे रिटेन अर्निंग्स, यानी कि फाइनेंस चार्ज डेबिट होगा, और ये आपका डीसी क्रेडिट हो जाएगी। तो इसके अंदर आपको अमाउंट कंसिडर क्या करना है? जो आपने 21,000 लिया, इसी में से आप अपनी प्रेजेंट वैल्यू माइनस कर दो। तो ये माइनस करके जो डिफरेंस आएगा दैट इज 1,554। ये आपका अनवाइंडिंग रिटेन अर्निंग्स में एडजस्ट हो गया। देखो, नाउ वी आर प्रिटी कॉन्फिडेंट कि हमने इस ओमिशन को बड़े परफेक्टली टैकल कर लिया है। तो मेरी एंट्री इन्वेस्टमेंट टू डीसी और डीसी को हमने अनवाइंड करके रिकॉर्ड कर दिया। अब बनाएंगे जी एक्सट्रैक्ट बैलेंस शीट। अब इसके अंदर हम तैयार करेंगे एक्सट्रैक्ट बैलेंस शीट, और ये एक्सट्रैक्ट बैलेंस शीट आप तैयार कर रहे हो होल्डिंग कंपनी की, पेरेंट कंपनी की एक्सट्रैक्ट बैलेंस शीट। तो जो चेंजेस हैं मैं सिर्फ उन चेंजेस को अपनी बैलेंस शीट में रिफ्लेक्ट करूंगा।
तो इन्वेस्टमेंट एसेट साइड पे बदलेगी, डीसी और आरई लाइबिलिटी साइड पे। तो पहले जरा एसेट साइड ऑफ द बैलेंस शीट में चलें, जिसमें नॉन करंट एसेट्स में हम अपनी इन्वेस्टमेंट्स रिफ्लेक्ट कर देंगे। तो मैं अब पहले बैलेंस शीट में इन्वेस्टमेंट्स को ठीक कर। अब बैलेंस शीट में आपको इन्वेस्टमेंट्स दे रखी है 55। अब ये भी सोचना पड़ेगा कि इस 55 के अंदर कोई आउटसाइड इन्वेस्टमेंट तो नहीं है, क्योंकि इधर आपको जो इन्वेस्टमेंट लिखी है वो पॉइंट ब्लैंक 55 लिखी है, लेकिन उसने ये नहीं कहा कि ये इन्वेस्टमेंट इन जॉगर है। तो इसका मतलब इसमें कुछ आउटसाइड इन्वेस्टमेंट हो सकती है, और है भी। उसने फर्स्ट पैराग्राफ में लिखा, कंसिडरेशन कंसिस्टेड ऑफ 42.5 मिलियन पेड ऑन 1 अप्रैल। तो 55,000 में ये 42,500 तो इंक्लूडेड है। तो एक काम करते हैं, चीजों को ट्रैक करने के लिए हम यहीं पर दिखा देते हैं कि 55,000 का ब्रेकअप क्या है। तो ये आ गया 42,500। यह काम करते हैं, इसका एक छोटा सा वर्किंग नोट इधर बना देते हैं। सो लेट्स क्रिएट अ वर्किंग नोट। तो ये वर्किंग नोट में दिखा देते हैं। एक आपके पास है इन्वेस्टमेंट इन सब्सिडरी कंपनी, ये दे रखा है जी 42,500, और टोटल इन्वेस्टमेंट्स आपके पास है 55,000। तो मेरे पास आ गया अदर इन्वेस्टमेंट्स। ये पता लग गया कि देयर इज अदर इन्वेस्टमेंट्स। ये आप अपनी बैलेंसिंग फिगर ले सकते हो, दिस माइनस दिस। तो ये आपकी अदर इन्वेस्टमेंट्स है। अब मुझे ये भी माइंड में रहेगा कि ये अदर इन्वेस्टमेंट्स ये मैं अपनी कंसोलिडेटेड बैलेंस शीट में बाद में दिखाता रहूंगा। फिलहाल एक काम करते हैं, इन्वेस्टमेंट्स बैलेंस शीट में 55,000 दे रखी है, और इसके अंदर आपने अभी अभी इन्वेस्टमेंट में 19,446 ऐड किया है। सो लेट्स गेट द इन्वेस्टमेंट वैल्यू। तो ये मेरे पास बन गया 55,000, 19,446, 74,446। ये आपकी बैलेंस शीट में इन्वेस्टमेंट्स बन गई। चलिए, बैलेंस शीट में इन्वेस्टमेंट बन गई, और अब मुझे पता है कि मैंने ये एंट्री इनकॉर्पोरेट कर ली है। मैं तो कहूंगा इसको इनकॉर्पोरेट करके लाल कर लो, ताकि ट्रैक रहेगा कि इसको इनकॉर्पोरेट कर लिया है। अब जरा लाइबिलिटी साइड तो बैलेंस शीट में चले, तो इक्विटी सेक्शन के अंदर आपको पहले आरई चेंज करनी है, और लाइबिलिटी सेक्शन के अंदर आपको करंट लाइबिलिटीज में डीसी चेंज करनी है। तो वी विल चेंज द इक्विटी आरई एंड वी विल चेंज करंट लाइबिलिटीज इन द लाइबिलिटी साइड। अब जरा बैलेंस शीट के अंदर अगर हम आरई देखें, तो रिटेन अर्निंग्स आपको दी है 286,600। लो जी, इसको पिक कर ले। तो ये बन गया आपके पास 2,86,600, और इसमें से जो फाइनेंस चार्ज था 1,554 वो माइनस कर देंगे। तो ये मेरे पास रिटेन अर्निंग्स आ जाएंगी 2,86,600 माइनस 1,554। ये बन गया जी 2,85,046। दिस इज द रिटेन अर्निंग्स। और अब एक काम करते हैं जी, इसको भी जरा लाल कर दें। इसका इफेक्ट ले लिया हमने। बस अब आपको इन दोनों को ऐड करना है, डीसी दोनों को ऐड करके 21 आपको बैलेंस शीट में करंट लाइबिलिटी में दिखानी है। करंट लाइबिलिटीज में ट्रेड पेबल दिया है, बट आई थिंक वी विल शो दी डीसी सेपरेटली। तो डीसी आपके पास आ जाएगी 21,000। तो अब मुझे कंफर्म हो गया कि हमने अपनी एक्सट्रैक्ट बैलेंस शीट में सब चीजों का डबल इफेक्ट ले लिया, क्योंकि मैंने इन सब को रेड कलर कर दिया था। अब आप इनको वापस जाके ब्लैक कर दो, तो ट्रैक बन गया। हमने अभी तक क्वेश्चन के अंदर सिर्फ ओमिशंस की अकाउंटिंग करके एक्सट्रैक्ट बैलेंस शीट तैयार कर दी है। ग्रेट। और जी अब शुरू करेंगे क्वेश्चन के अंदर। अब चलेंगे स्टेप नंबर 1। सो लेट्स गो टू दी स्टेप नंबर 1, जहां आपको डेट ऑफ एक्विजिशन एंड परसेंटेज आइडेंटिफाई करना है। तो अब हम पहले आइडेंटिफाई करते हैं कि डेट ऑफ एक्विजिशन क्या है और परसेंटेज क्या है। तो डेट ऑफ एक्विजिशन अब आपको पॉइंट ब्लैंक शुरू में दी है। 1 अप्रैल X4 को 80% शेयर एक्वायर किए गए, तो डेट ऑफ एक्विजिशन आ गई जी 1 अप्रैल 2000 X4, और परसेंटेज आपकी आ गई 80%।
फिर इसके बाद हम स्टेप नंबर 2 में चलेंगे, और स्टेप नंबर 2A, क्योंकि कंसोलिडेट बैलेंस शीट आपकी बन रही है लेटर डेट पे, तो मुझे स्टेप नंबर 2A में एनालिसिस करना है, और स्टेप नंबर 2B के अंदर मुझे इसमें नेट एसेट्स निकालने हैं। सो लेट्स गो टू द एनालिसिस ऑफ अदर इक्विटी। अब बताओ बेटा, मेरे इसके अंदर कितने फोकस पॉइंट्स हैं? जब मैं एनालिसिस ऑफ अदर इक्विटी करूंगा तो आपके माइंड में इस वक्त नंबर कितने टोटल फोकस पॉइंट्स आ रहे हैं? एंड दैट्स राइट, वी विल गेट अ टोटल ऑफ 3 फोकस पॉइंट्स। मुझे इसके अंदर फेयर वैल्यू एडजस्टमेंट्स लेनी है, स्टॉक रिजर्व अगर कोई अपस्ट्रीम है तो वो लेना है, और जो आपकी सब्सिडी है उसको तो एनालिसिस में लेना ही है। चलो, तो पहले एक काम करेंगे, इसको हम जरा फिट करेंगे, एक चार्ट बनाएंगे, पर्टिकुलर्स प्री एक्विजिशन, पोस्ट एक्विजिशन, इसको डिफाइन करेंगे। दिस इज प्री 1 मार्च, सॉरी 1 अप्रैल 2000x4, और इसको भी डिफाइन करेंगे 1 अप्रैल 2000x4 टिल द बैलेंस शीट डेट 31 मार्च 2000x5। तो पहले हम इसको डेट्स में अच्छे से डिफाइन कर देंगे कि प्री और पोस्ट एक्विजिशन में आपकी डेट्स क्या है। तो प्री एंड पोस्ट को हमने डिफाइन कर दिया। अब सबसे पहले सब्सिडी की स्टैंड अलोन फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स में जाते हैं, और उसकी स्टैंड अलोन फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स में डेटा पिक करते हैं। तो पहले उसके स्टैंड अलोन फाइनेंशियल्स में जाएं, तो आपके पास सिर्फ रिटेन अर्निंग्स है 28,600, और इसके लिए अब मुझे एडिशनल इंफॉर्मेशन देखना पड़ेगा कि बैलेंसेस आपके एक्विजिशन डेट पे या बिगिनिंग में क्या थे। तो इसके लिए उसने मुझे कुछ इंफॉर्मेशन दी है, आई थिंक एट द बिगिनिंग। यहां पे उसने आपको दिया 1 अप्रैल को जब आपने 80% शेयर एक्वायर किए, तो रिटेन अर्निंग्स 19.5 मिलियन यानी कि 19,500 थी। तो इसका मतलब इस रिटेन अर्निंग्स में 19,500 तो प्री हो गया। तो क्या मैं बैलेंसिंग फिगर ले सकता हूं कि 28,600 में से 19,500 प्री एक्विजिशन है, तो बाकी का बैलेंस पोस्ट एक्विजिशन बन गया? डेफिनेटली पिक कर सकते हैं। तो इसका डिफरेंस निकाल लेते हैं, 28,600 माइनस 19,500, ये 9,100 आपके पास आ गया पोस्ट एक्विजिशन। तो बैलेंस शीट में जो आरी दी थी उसका एनालिसिस हो गया डन। अब मुझे क्वेश्चन में फेयर वैल्यू एडजस्टमेंट्स, और मुझे क्वेश्चन के अंदर स्टॉक रिजर्व देखना है। तो पहले हम देख ले पॉइंट नंबर 2। ये कह रही है फेयर वैल्यू ऑफ द सब्सिडरी एसेट्स एंड लाइबिलिटी 7100 या 9100 आ रहा है। आर यू श्योर इट इज 7100? नो, एक बार बेटा चेक करो कैलकुलेशंस, आई थिंक 9100 आ रहा है। यस, इट इज 9100। अच्छा, अब पॉइंट नंबर 2 में उसने आपको दिया फेयर वैल्यू ऑफ द एसेट्स एंड लाइबिलिटीज वर इक्वल टू द बुक वैल्यू विद अ स्पेशलाइज्ड पीस ऑफ प्लांट जिसकी फेयर वैल्यू बुक वैल्यू के डिफरेंस में 10 मिलियन है, और इस प्लांट की लाइफ 10 साल है। तो पहले हम फेयर वैल्यू एडजस्टमेंट्स पिक कर लेते हैं। तो ये आ गया जी फेयर वैल्यू एडजस्टमेंट्स, और फेयर वैल्यू एडजस्टमेंट्स में आपको प्लांट की इंफॉर्मेशन दी है। 10 मिलियन इंक्रीज का मतलब 10,000, और इस पर आपकी एडिशनल डेप्रिसिएशन लगेगी, और एडिशनल डेप्रिसिएशन कितनी लगेगी जी? एसेट की लाइफ आपको 10 साल दे रखी है, तो 10 साल का मतलब स्ट्रेट लाइन पे डेप्रिसिएशन लगाएंगे तो ये आ जाएगी 1 ईयर की 1,000। तो ये मेरी एडिशनल डेप्रिसिएशन 1 साल की लग गई। चलो, पॉइंट नंबर 2 भी हो गया। फिर इसके बाद पॉइंट नंबर 3, जॉगर ने रनर को गुड्स बेचे, तो ये आपकी अपस्ट्रीम ट्रांजैक्शन थी। अब बेटा इसको पढ़ के आप मुझे स्टॉक रिजर्व की कैलकुलेशन ध्यान से दो। दिसंबर में जॉगर ने गुड्स बेचे रनर को 6,400, जिसपे जीपी था 15% ऑन से। रनर के पास अभी भी 4,800 के गुड्स इन इन्वेंट्री है ऑन द बैलेंस शीट डेट। तो आप इसमें स्टॉक रिजर्व कितना लगाओगे? अनसोल्ड गुड्स पे। तो अनसोल्ड गुड्स पे स्टॉक रिजर्व कितना बनेगा? 720। 15% ऑन 4,800, 720 का स्टॉक रिजर्व,
इसको जरा इधर फिट कर दिया जाए, तो ये मेरे पास आ गया जी स्टॉक रिजर्व। ये हमारा स्टॉक रिजर्व आ गया, जिसको आपने हमेशा पोस्ट एक्विजिशन कॉलम से एडजस्ट करना है। आई थिंक दैट्स इट। और तो कोई दिया नहीं है, सारे फोकस पॉइंट डन हो गए। नाउ वी आर इन अ कंफर्टेबल पोजीशन टू टेक द टोटल ऑफ द प्री एंड पोस्ट। तो यहां पर प्री और पोस्ट का टोटल निकाल लेते हैं। ये आ गया जी हमारे पास 29,500, और ये आ गया आपके पास 7,380। ये मेरा एनालिसिस हो गया डन। सुपर। चलिए, इससे अब हमारा स्टेप नंबर 2A हो गया। अब हम चलेंगे स्टेप नंबर 2B पे। तो स्टेप नंबर 2B के अंदर अब आपको चाहिए नेट एसेट्स ऑन डेट ऑफ एक्विजिशन। नाउ वी नीड दी नेट एसेट्स ऑन डेट ऑफ एक्विजिशन। तो नेट एसेट्स ऑन डेट ऑफ एक्विजिशन में तो अब आपको सिर्फ प्लस कैलकुलेट करना है। इक्विटी शेयर कैपिटल में प्री एक्विजिशन इक्विटी ऐड कर लेंगे। तो सब्सिडी का इक्विटी शेयर कैपिटल लो, और इसके अंदर प्री एक्विजिशन इक्विटी यानी कि प्री एक्विजिशन अदर इक्विटी ऐड कर देंगे। तो इक्विटी शेयर कैपिटल सब्सिडी का बैलेंस शीट में देखिए, ये आपको दे रखा है 25,000। तो ये आ गया इक्विटी शेयर कैपिटल 25,000 और प्री एक्विजिशन इक्विटी 29,500। इन दोनों को ऐड करेंगे तो ये मेरे पास प्री एक्विजिशन इक्विटी डन हो गई। सुपर। Sir, I get baffled in taking a percentage of the PURP, whether it is 100 in denominator or let's say 15 by 115। बेटा क्वेश्चन के अंदर लैंग्वेज देखो एकदम क्लियर है। वो आपको क्लियर कट कह रहा है इट इज 15% ऑन सेल। तो नेचुरली 4.8 मिलियन आपकी सेलिंग प्राइस है, तो उस पे आप डायरेक्टली 15% ही लोगे, क्योंकि वो तो कॉस्ट प्राइस नहीं है ना। 15 में 115 तो तब करेंगे ना अगर मैं 15% ऑन कॉस्ट कहता हूं, अदरवाइज तो डायरेक्टली आएगा। यस, इट इज सपोज टू बी अ मार्जिन एंड नॉट अ मार्कअप। तो ये आपका मार्जिन है। उसने बोला मार्जिन, मार्जिन हमेशा प्रॉफिट ऑन सेल होता है, मार्कअप हमेशा प्रॉफिट ऑन कॉस्ट होता है। तो क्वेश्चन में आप मार्जिन मार्कअप की वर्डिंग्स देखकर चलेंगे। चलो, ये बन गया जी स्टेप नंबर 2B। अब इसके बाद हमको आना है स्टेप नंबर 3 में। स्टेप नंबर 3 आपकी परचेज कंसिडरेशन है, और इसके लिए तो मुझे कहां देखना है आप बता दो। परचेज कंसिडरेशन के लिए अब आपको अपनी इनपुट्स कहां से पिक करनी है, ये हम पिक कर लेंगे जी एक्सट्रैक्ट बैलेंस शीट से। बढ़िया। सो वी विल जस्ट गेट दिस इंफॉर्मेशन फ्रॉम द एक्सट्रैक्ट बैलेंस शीट। चलो, तो अब इसके अंदर ये आ गया जी परचेज कंसिडरेशन के अंदर वी हैव एक्सट्रैक्ट बैलेंस शीट से इंफॉर्मेशन पिक कर लेता हूं। तो एक्सट्रैक्ट बैलेंस शीट से ये हमारे पास इनपुट आ गई। आई थिंक फिगर आपकी एक्सट्रैक्ट बैलेंस शीट में कितनी थी, मैंने उसका वर्किंग नोट बनाया था 842,500 और 19,446 दो थी। तो ये आ गया आपके पास 42,500 और उसमें 19,446 आपने अलग से ऐड किया था, क्योंकि बाकी जो 12,500 थी वो आपकी आउटसाइड इन्वेस्टमेंट थी, वो हमें कंसिडर नहीं करनी। ये बन गया जी 61,946। परफेक्ट। चलो जी, इसके बाद अब हम स्टेप नंबर 4 में आ सकते हैं। और स्टेप नंबर 4, अब आपको कैलकुलेट करनी है एनसीआई। एनसीआई के लिए अब आपको क्वेश्चन में इंस्ट्रक्शन दी थी कि एनसीआई आपको दे रखा है एट अ फेयर वैल्यू, और एनसीआई डेट ऑफ एक्विजिशन पे मुझे ऑलरेडी गिवन है। सो वी विल टेक द एनसीआई एट द डेट ऑफ एक्विजिशन एंड दैट आल्सो एट अ फेयर वैल्यू। तो ये इंफॉर्मेशन आपको क्वेश्चन के अंदर डायरेक्टली गिवन है। उसने पॉइंट नंबर 2 के अंदर आपको दिया, पॉइंट 1 में, दैट एनसीआई की फेयर वैल्यू एक्विजिशन डेट पे 13 मिलियन थी। 13 मिलियन, इट वाज 13,000। और इसके अंदर आप ऐड करेंगे शेयर इन पोस्ट एक्विजिशन प्रॉफिट्स। इसमें ऐड करेंगे शेयर इन पोस्ट एक्विजिशन प्रॉफिट्स। इसके लिए आप वापस एनालिसिस में जाओ, और एनालिसिस के अंदर
प्रॉफिट्स आपको दिए हैं 7380। तो इस 7380 में से 20% आपके एनसीआई को बिलोंग करता है। तो 7380 का 20% बन गया 1476। अब आपके माइंड में फोकस पॉइंट आएगा कि कोई इसके अंदर गुडविल इंपेयरमेंट तो नहीं है, नहीं दे रखी, तो इसका मतलब देयर इज नथिंग फर्दर टू बी एडजस्टेड। डन हो गया जी काम। तो ये आपके पास आ गया एनसीआई, दैट इज 14476। सो स्टेप नंबर 4 इज ऑल्सो डन। सर इन्वेस्टमेंट में से लेस नहीं करा, आउटसाइड इन्वेस्टमेंट कर दिया बेटा मैंने, उसका वर्किंग नोट पहले ही बना दिया था, और रेड कलर में अदर इन्वेस्टमेंट्स को मैंने पहले ही दिखा दिया था। तभी तो मैंने एक अपनी इन्वेस्टमेंट 42,500 में 19,446 लिया। मैंने 55 प्लस वो थोड़ी लिया, ऑलरेडी कर दिया है। चलो बढ़िया। क्या आप सब लोग मेरे साथ साथ एक्सेल पर सॉल्व कर रहे हैं? ऐसा मुझको लग नहीं रहा वैसे। यस। चलो कर रहे हैं तो बहुत अच्छी बात है, दैट इज ग्रेट। साथ साथ करेंगे बेटा तभी फील आएगी, दैट इज गुड। चलो अब इसके बाद हम आते हैं आगे। अरे यार, सो नाउ लेट्स गो टू दी नेक्स्ट स्टेप नंबर 5। अब हम आ जाते हैं जी स्टेप नंबर 5 में, जिसके अंदर अब आपको गुडविल निकालनी है। और गुडविल आपको सिंपल तरीके से कैलकुलेट करनी है, जिसके अंदर आप परचेज कंसिडरेशन लोगे, इसके अंदर आप एनसीआई ऐड करोगे, उसके बाद लेस नेट एसेट्स ऑन डेट ऑफ एक्विजिशन लोगे। तो परचेज कंसिडरेशन तो आप एक्सट्रैक्ट बैलेंस शीट से ले सकते हैं, जो मैंने ऊपर भी निकाल रखी है, 61,499,46। एनसीआई बेटा कितनी लेंगे? 13,000 लेंगे, जो आपके डेट ऑफ एक्विजिशन पे थी। और नेट एसेट्स आप स्टेप नंबर 2 बी से लेंगे, दैट इज 54,500। ये मेरे नेट एसेट्स आ गए। इसका अगर हम टोटल कर ले नेट, ये मेरे पास गुडविल आ गई, दैट इज 20,446। ग्रेट। चलो जी, गुडविल तक का काम हो गया। अब हम स्टेप नंबर 6 में चलते हैं। सर इन्वेस्टमेंट में इंपेयरमेंट थी नहीं बेटा, जहां तक मुझे याद है। मैंने आपको पहले ही बताया कि उसने कोई इन्वेस्टमेंट इंपेयरमेंट तो दी नहीं है, तो वो तो जेनरिक फॉर्मेट में थी। चलो अब इसके बाद आगे जी स्टेप नंबर 6। एंड स्टेप नंबर 6 में अब आपको कैलकुलेट करनी है कंसोलिडेटेड बैलेंस शीट की अदर इक्विटी। अब मुझे कंसोलिडेटेड बैलेंस शीट की अदर इक्विटी निकालनी है। So does case of content matters like writing headings in upper case or it doesn't matter? बेटा अपर केस मतलब गुडविल का जी छोटा लिखोगे तो फिर तो थोड़ी प्रेजेंटेशन प्रॉब्लम है ना। तो एटलीस्ट आप प्रेजेंटेशन ऐसी रखो जो आपको भी अपीलिंग लगे, सामने वाले को भी अपीलिंग लगे। तो एटलीस्ट जब आप हेड डाल रहे हैं तो उसका अब फर्स्ट लेटर तो अपर केस में आना ही चाहिए। अच्छा, अब इसके बाद आपने इसके अंदर होल्डिंग कंपनी के अपने प्रॉफिट्स को बेस पकड़ा। तो होल्डिंग कंपनी के अपने प्रॉफिट्स को इसके अंदर बेस पकड़ते हैं। तो बताओ बेटा कहां से पिक करेंगे? आप इसके अंदर एक ही इंफॉर्मेशन है, दैट इज रिटेन अर्निंग्स। तो इसको मैं कहां से पिक करूंगा? एक्सट्रैक्ट बैलेंस शीट। तो वापस एक्सट्रैक्ट बैलेंस शीट में जाते हैं, और ये आपको दे रखा है 285,046। ये आ गया जी 2,85,046। अब मेरे फिर से इसके अंदर 3 फोकस पॉइंट्स हैं। सर इन्वेस्टमेंट में अनवाइंडिंग ऑफ डिस्काउंट ऐड क्यों नहीं किया? कंसोलिडेटेड बैलेंस शीट 31 मार्च को बना रहे हैं। बेटा अनवाइंडिंग जो होती है वो आपके डीसी की होती है, अनवाइंडिंग इन्वेस्टमेंट की नहीं होती। तो इन्वेस्टमेंट थोड़ी अनवाइंड होगी, डीसी की अनवाइंडिंग तो हम ऑलरेडी कर चुके हैं। अब कंफ्यूज मत हो, अभी तो ये बेटा आसान क्वेश्चन कर रहे हैं, ज्यादा कंफ्यूजन मत मरे। चलो अब इसके बाद आपने होल्डिंग कंपनी लिया। अब मेरे 3 फोकस पॉइंट हैं, और ये 3 फोकस पॉइंट्स के अंदर सबसे पहले मुझे इसके अंदर ऐड करना है शेयर इन पोस्ट एक्विजिशन प्रॉफिट्स। तो इसके अंदर हम लेंगे शेयर इन पोस्ट एक्विजिशन प्रॉफिट्स। तो शेयर इन पोस्ट एक्विजिशन प्रॉफिट एनालिसिस से पिक करेंगे। ये आ गया जी 7380।
इस 7380 में जो आपका शेयर बनेगा दैट वुड बी 80%। लो जी, इसका 80% ले लेते हैं, ये बन गया 5904। फिर इसके बाद आपके पास स्टॉक रिजर्व था। हाँ, नहीं वो तो आपका अपस्ट्रीम था, तो वो तो इधर आना नहीं। और गुडविल इंपेयरमेंट कोई थी नहीं। आई थिंक दैट्स इट। हमारे दो फोकस पॉइंट्स तो इसके अंदर गिवन ही नहीं है, तो नथिंग इज टू बी डन। लो जी, इसको अब आप आराम से ऐड करो। ये मेरे पास बैलेंस शीट की अदर इक्विटी आ गई डन। मैं सोच रहा हूं भाई एक बार इनके आंसर्स नेट मैच कर लें, जिससे पहले बैलेंस शीट बनाए, ताकि कोई रिस्क जीवन में ना आए। कर लो सर, कर लो। गुडविल हमारी 20446 थी। यस। एनसीए हमने कैलकुलेट किया था 14476। यस। अदर इक्विटी हमने कैलकुलेट की है 29950। यस। मतलब स्टेप नंबर 5, 4 और बाकी सब एकदम फिट है। बढ़िया है। अब आ जाते हैं जी स्टेप नंबर 7 में। नाउ वी कम टू दी स्टेप नंबर 7, जिसके अंदर आपको कंसोलिडेट बैलेंस शीट अब बनानी है। अब इसके लिए मैंने आपको एक सेट फॉर्मेटिंग दे रखी है, जिसके बेसिस पे हम अपनी बैलेंस शीट बनाएंगे। तो पहले कॉलम्स क्रिएट करेंगे, उसके बाद ही बैलेंस शीट बनानी स्टार्ट करेंगे। तो इधर लेंगे जी पर्टिकुलर्स। इसके बाद एक कॉलम आप होल्डिंग कंपनी का ले लो, एक कॉलम आप सब्सिडी कंपनी का ले लो, एक कॉलम आप एडजस्टमेंट्स का ले लो, और एक कॉलम आप इसके अंदर टोटल ले लो। तो अब हम सबसे पहले अपनी बैलेंस शीट में नॉन करंट एसेट से शुरू करेंगे। सॉरी, एसेट साइड से शुरू करेंगे, जिसमें नॉन करंट एसेट्स आएंगे। अब एक एक करके आइटम पिक करते चले। तो मेरे पास सबसे पहले बैलेंस शीट के अंदर, अच्छा मैं एक बार फोकस कर लूं। एडिशनल इंफॉर्मेशन में पॉइंट 1 डन हो गया। पॉइंट 2 अभी फेयर वैल्यू चेंजेस ले लेंगे, और पॉइंट नंबर 3 में स्टॉक रिजर्व स्टॉक से ले लेंगे, और पॉइंट नंबर 4 में इंटर कंपनी ओइंग्स का इंपैक्ट ले लेंगे। तो पहले पीपीई पिक करते हैं। तो वी हैव पीपीई। तो पहले पीपीई दोनों कंपनीज की एज इट इज पिक कर ली जाए। ये आ गया जी 455,800। दिस इज 455,800। और सब्सिडी कंपनी आ गया आपके पास 44,700। एडजस्टमेंट्स में फेयर वैल्यू एडजस्टमेंट्स थी। व्हाट वाज द चेंज? आई थिंक 10,000 फेयर वैल्यू इंक्रीज था, और आई थिंक 1,000 आपकी एडिशनल डेप्रिसिएशन थी। तो मैं काम करता हूं, अलग अलग लिख देता हूं इसको। 10,000 और 1,000 ब्रैकेट्स में कर देते हैं, और इसके बेसिस पे आप अपना टोटल कैलकुलेट कर सकते हैं। पीपीई डन। फिर इसके बाद इन्वेस्टमेंट्स आएंगी, लेकिन आउटसाइड वाली। तो आई थिंक इन्वेस्टमेंट जो आपकी आउटसाइड वाली थी, मेरे ख्याल इट वाज 12,500। ये इन्वेस्टमेंट्स आपकी आउटसाइड वाली आ जाएगी। सब्सिडी की बैलेंस शीट में कोई इन्वेस्टमेंट्स नहीं है। फिर इसके बाद गुडविल कंसिडर कर लेते हैं, और गुडविल आपने कैलकुलेट की थी 20,466। 20,446। लो जी, पीपीई भी होगी, इन्वेस्टमेंट तो नॉन करंट एसेट्स का काम हो गया डन। अब आ जाते हैं जी करंट एसेट्स के अंदर। तो करंट एसेट्स के अंदर आपके पास इन्वेंट्री, ट्रेड रिसीवेबल, ये आ गया जी इन्वेंट्री, ये आ गया ट्रेड रिसीवेबल्स, और नेक्स्ट आइटम आपके पास है बैंक। अब इन्वेंट्री के अंदर आपको स्टॉक रिजर्व एडजस्ट करना है। तो 22,000 एंड 16,000, और मेरा स्टॉक रिजर्व आई थिंक 720 था। ये आपका स्टॉक रिजर्व इसमें से माइनस हो जाएगा, दैट इज 720। राइट, स्टॉक रिजर्व आपका 720 था। फिर ट्रेड रिसीवेबल्स आ गए 35,300। ये आ गया जी 35,300, एंड दिस कम्स टू 9,000।
और अब आपको इंटर कंपनी ओइंग्स भी ट्रीट करनी है। तो इंटर कंपनी ओइंग्स में उसने पॉइंट नंबर 4 में दिया, रिसीवेबल्स में 6400 इंक्लूडेड है। तो रिसीवेबल से तो आप 6400 आउट कर दो, जितना रिसीवेबल्स में इंक्लूडेड है आउट कर दो। और इधर कैश इन ट्रांजिट 3000 ऐड कर लेंगे बैंक में। तो ये आपके पास बैंक बैलेंस आ गया, दैट इज 2800 और 1500, 2800 और 1500। और इसमें हमने कैश इन ट्रांजिट को इफेक्ट ले लिया है। राइट, आई थिंक दैट्स इट। और तो कुछ बैलेंस शीट के अंदर आपके एसेट्स में नहीं है, तो ये हम ऐड कर लेते हैं जी। दिस विल गिव अस द एसेट साइड ऑफ द बैलेंस शीट 624,926। अब आ जाते हैं जी इक्विटी एंड लाइबिलिटी साइड पे, जिसके अंदर हम इक्विटी लेंगे, इक्विटी शेयर कैपिटल और आरई, और लीस्ट वी फॉरगेट एनसीआई भी लेंगे। तो इक्विटी शेयर कैपिटल तो आपका पेरेंट का आएगा, दैट इज 202,500। तो ये बन गया जी 202, 2,02,500। फिर इसके बाद आरई, ये हम पिक करेंगे स्टेप 6 से 299,50, 299,50। एनसीआई भी ऊपर से पिक करेंगे, एनसीआई आपके पास आ गई 14,476। ये आ गई जी 14,476। चलो, ये हमारा इक्विटी का काम हो गया। फिर नॉन करंट लाइबिलिटीज है नहीं, सो सिर्फ करंट लाइबिलिटीज है। करंट लाइबिलिटीज में एक ट्रेड्स पेबल है और एक आपके पास डीसी, डेबिट कंसिडरेशन, जो आपने एक्सट्रैक्ट बैलेंस शीट में निकाली थी। सो ट्रेड्स पेबल आपके पास आ गया 81,800, और सब्सिडी का बन गया 17,600। और इसमें से माइनस करेंगे बेटा 3,400, क्योंकि पेबल्स में उतना निकालेंगे जितना पेबल्स में इंक्लूडेड है। ये आ गया 96,000, और डीसी मेरे ख्याल 21,000 दी थी, जहां तक मुझे याद है। सो आई थिंक दैट्स इट ऑन दी इक्विटी लाइबिलिटी साइड ऑफ द बैलेंस शीट। लो जी, बैलेंस शीट हमारी एकदम परफेक्टली टैली कर गई है, डन। इससे हमारा करंट लाइबिलिटीज का काम भी बन गया, बैलेंस शीट डन। 16 मार्क्स, आई वुड नॉट से कि क्वेश्चन इज इजी, आई वुड से एक मॉडरेट लेवल का क्वेश्चन है, बट इसके अंदर सिर्फ एसोसिएट नहीं थी, बट इट इज अ डिसेंट क्वेश्चन। चलो, बढ़िया हो गया जी। अब इस क्वेश्चन की एक रिक्वायरमेंट और है। ये तो हमने ए रिक्वायरमेंट आंसर की, फिर उसने आपको 4 मार्क्स की एक रिक्वायरमेंट और दी। कह रहे जी, रनर ने 30% शेयर एक्वायर किए वॉकर में। So Runner Company acquired 30% equity share on 1st April 15 for 13 million. तो ये उसकी एसोसिएट बन गई। Walker has been performing poorly over the last few years, and Runner hoped to influence over Walker would help to turn the company around. In the year ended 31st March, Walker made a loss of 30 million. Runner has got no contractual obligation to make good the losses relating to Walker. Explain how Walker should be accounted in the consolidated balance sheet of Runner for the year ended March X6. Your answer should include the calculation of the carrying amount of the investment in the associate on that date. तो बेटा, क्या मैं कह सकता हूं कि 13 मिलियन में आपको शेयर इन पोस्ट एक्विजिशन लॉसेस माइनस करने हैं, दैट्स इट। क्योंकि इक्विटी मेथड के हिसाब से जो भी पोस्ट एक्विजिशन मूवमेंट्स हैं वो आप अपने इन्वेस्टमेंट में एडजस्ट कर दोगे, करेक्ट। तो जरा बी पार्ट का आंसर देते हैं। सो इन टर्म्स ऑफ पार्ट नंबर बी, ये आ जाएगा आपके पास कॉस्ट ऑफ इन्वेस्टमेंट। तो कॉस्ट ऑफ इन्वेस्टमेंट आपकी कितनी थी? 13 मिलियन, यानी कि 13,000। और इसमें लेस करेंगे, ये लॉसेस है, तो शेयर इन पोस्ट एक्विजिशन लॉस, ये इनके लॉसेस थे आई थिंक 30,000, और हमारा उसमें 30% शेयर है,
तो ये बन गया -9,000। तो आपकी इन्वेस्टमेंट की जो कैरिंग वैल्यू बैलेंस शीट में आएगी वो बन जाएगी 4,000। तो बेसिकली आप एग्जामिनर को सिर्फ इतना मेंशन कर दोगे कि ये अकाउंटिंग आपने एज पर IAS 28 की है। अरे यार, तो इधर हम सिर्फ इतना मेंशन कर देंगे एज अ नोट दैट IAS 28 में आपने इसके अंदर इक्विटी मेथड ऑफ अकाउंटिंग अप्लाई कर दिया। बढ़िया। चलो, ये क्वेश्चन हो गया बेटा डन। कंसोलिडेट बैलेंस शीट एस्पेक्ट इज ओवर। चलिए, अब आपको थोड़ा सा माइंड फ्रेश करने के लिए ब्रेक दी जाए, ताकि उसके बाद हम पहले कंसोलिडेट इनकम स्टेटमेंट का जो थोड़ा सा फॉर्मेट है वो माइंड के अंदर एनालाइज कर लें। तो आई थिंक लेट्स गिव यू अ क्विक 10-12 मिनट्स ब्रेक। उसके बाद जरा कंसोलिडेट इनकम स्टेटमेंट का एस्पेक्ट हम रिवाइज करेंगे। पहले उसमें भी एसोसिएट और सब्सिडी कंपनी दोनों को लेके चलेंगे कि आपके क्या क्या फोकस पॉइंट्स होते हैं, फिर उसके बाद उस एरिया पर क्वेश्चन करेंगे। तो 10-12 मिनट की बेटा आपको ब्रेक दे रहा हूं, एंड देन आई विल सी यू आफ्टर द ब्रेक। यू कैन ऑल्सो रिलैक्स योर माइंड्स। वेलकम बैक। आई गेस लेट्स बिगिन। चलो, अब मैं आपको बेटा पहले जैसे कंसोलिडेट बैलेंस शीट का हमने एक रिव्यू लिया है, मैं आपको कंसोलिडेट इनकम स्टेटमेंट का एक रन थ्रू दूंगा। तो लेट्स फर्स्ट बिगिन विद द इनकम स्टेटमेंट। उसमें भी हम सब्सिडरी और एसोसिएट दोनों को कंसिडर करेंगे कि उसके अंदर आपको क्या की कंसिडरेशंस अप्लाई करेंगे। तो मेरा फोकस कंसोलिडेटेड कंसोलिडेटेड इनकम स्टेटमेंट पे है। देखो, कंसोलिडेटेड इनकम स्टेटमेंट में आपके कुछ स्पेसिफिक पॉइंटर्स हैं जो आपने माइंड के अंदर रखने हैं। लाइक नंबर 1, आप जब इसके अंदर सबसे पहले देखेंगे तो इंटर कंपनी ओइंग्स, मैं इसमें एडजस्टमेंट्स वाइज ही आपको बताऊंगा क्या करना है। तो इसको हम एडजस्टमेंट्स वाइज डील करते हैं। एडजस्टमेंट नंबर 1, आपकी पहली एडजस्टमेंट है इंटर कंपनी ओइंग्स की। तो इंटर कंपनी ओइंग्स के अंदर सब्सिडी और एसोसिएट दोनों का इंपैक्ट अलग अलग देखते हैं। तो अगर हम बात करते हैं सब्सिडी कंपनी की और अगर हम बात करते हैं एसोसिएट कंपनी की, तो कहने से दोनों ही केसेस में इंटर कंपनी ओइंग्स का कोई इफेक्ट होगा? नो। इसमें इंटर कंपनी ओइंग्स का देर इज नो इम्पैक्ट, क्योंकि आप प्रॉफिट एंड लॉस बनाते हैं तो प्रॉफिट एंड लॉस के अंदर कोई डेटर्स क्रेडिटर्स ये सब तो ऐड होता नहीं है, तो इससे हमें कोई लेना देना नहीं है। सर, कैन यू प्लीज एक्सप्लेन दी पार्ट बी? पार्ट बी, अच्छा, जो हमने अभी अभी बेटा पार्ट बी क्वेश्चन का किया था उसकी बात कर रहे हो, एसोसिएट कंपनी के केस में प्रीवियस क्वेश्चन का जो पार्ट बी है। ओके, देखो पार्ट बी के अंदर उसने आपको दिया कि एक कंपनी में आपका 30% स्टेक है। तो 30% स्टेक का मतलब वो आपकी एसोसिएट कंपनी हो गई, और बस एक ही ट्रांजैक्शन दे रखी है कि एक्विजिशन डेट के बाद एसोसिएट कंपनी ने 30 मिलियन के लॉसेस अर्न किए। तो 30 मिलियन में आपका लॉस का शेयर 30% बनेगा 9,000। तो अगर आप देखो तो मैंने क्या किया, एज पर IAS 28 मैंने इन्वेस्टमेंट को बेस पकड़ा, और इन्वेस्टमेंट को बेस पकड़ के पोस्ट एक्विजिशन लॉसेस माइनस कर दिए। दैट्स इट, जो आप इक्विटी मेथड IAS 28 में करते हो पोस्ट एक्विजिशन मूवमेंट्स की। और तो बेटा इसमें कोई एडजस्टमेंट थी नहीं, राइट? चलिए, अब जरा इसके अंदर आगे बढ़ते हैं जी। नाउ लेट्स टेक द इंटर कंपनी ओइंग। तो एसोसिएट और सब्सिडी दोनों में इंटर कंपनी ओइंग्स का आपने कोई इंपैक्ट कंसिडर नहीं करना। अब आते हैं एडजस्टमेंट नंबर 2। अब एडजस्टमेंट नंबर 2 के अंदर मेरा फोकस पॉइंट है ऑन दी स्टॉक रिजर्व। अब स्टॉक रिजर्व के अंदर आपको माइंड में काफी क्लैरिटी रखनी है कि सब्सिडी और एसोसिएट में अपस्ट्रीम और डाउनस्ट्रीम दोनों के अंदर आप क्या क्या करेंगे। ये हम कंसोलिडेटेड प्रॉफिट एंड लॉस की बात कर रहे हैं। तो इसके अंदर अगर आपके पास डाउनस्ट्रीम है तो क्या होगा, और अगर आपके पास अपस्ट्रीम है तो क्या होगा।
देखो, अगर हम सब्सिडी की बात करते हैं डाउनस्ट्रीम में, तो आपको सबसे पहले तो जो आपस में सेल परचेज है वो सेल और कॉस्ट ऑफ सेल से माइनस करनी है। तो नंबर वन आपको क्या करना है, वी विल रिड्यूस फ्रॉम बोथ सेल एंड कॉस्ट ऑफ सेल। और जब आप सेल और कॉस्ट ऑफ सेल से ये आपस की कॉमन सेल परचेज एडजस्ट करेंगे, तो मुझे इससे कोई मतलब नहीं कि कुछ गुड्स अनसोल्ड है या सारे गुड्स बिक चुके हैं। आपने जो भी उनकी कॉमन सेल परचेज थी वो आपने एडजस्ट करनी है। और नंबर टू, आप इसके अंदर ऐड करेंगे स्टॉक रिजर्व। जो आपका स्टॉक रिजर्व है इसे हम ऐड कर देंगे इन दी कॉस्ट ऑफ सेल। और सब्सिडी के केस में अपस्ट्रीम डाउनस्ट्रीम दोनों के केसेस में इंपैक्ट कॉमन है। तो अपस्ट्रीम ट्रांजैक्शन के अंदर भी सेम इफेक्ट हम इसके अंदर ले आएंगे। इसका मतलब वेदर इट इज अपस्ट्रीम और इट इज डाउनस्ट्रीम, सब्सिडी के केस में आपको टेंशन नहीं लेनी। कॉमन सेल परचेज आप माइनस कर दोगे सेल्स और कॉस्ट ऑफ सेल में से, और स्टॉक रिजर्व को ऐड कर देंगे इन कॉस्ट ऑफ सेल। तो स्टॉक रिजर्व अनसोल्ड गुड्स पे होगा, लेकिन सेल परचेज से जो माइनस करेंगे वो कॉमन आपकी फिगर होगी। अब आती है बात एसोसिएट की। देखो, एसोसिएट के केस में अगर डाउनस्ट्रीम ट्रांजैक्शन है तो आप ऐड करेंगे, यू विल ऐड द स्टॉक रिजर्व। हम इसके अंदर स्टॉक रिजर्व ऐड कर देंगे इन द कॉस्ट ऑफ सेल। तो जब आप स्टॉक रिजर्व कॉस्ट ऑफ सेल में ऐड करोगे तो अपने आप आपका प्रॉफिट जो है वो गिर जाएगा। और अगर अपस्ट्रीम ट्रांजैक्शन है तो जब आप शेयर इन पोस्ट एक्विजिशन प्रॉफिट्स ऐड करोगे तो उसमें से हम माइनस कर देंगे आपका स्टॉक रिजर्व। इसका मतलब जब आप वन लाइन कंसोलिडेशन करोगे और सब्सिडी जो इन्वेस्टर का एसोसिएट में पोस्ट एक्विजिशन प्रॉफिट शेयर है उसमें से स्टॉक रिजर्व हम अलग से माइनस कर देंगे। दैट्स इट। ये बन गया एडजस्टमेंट नंबर टू। अब आते हैं जी एडजस्टमेंट नंबर थ्री। अब एडजस्टमेंट नंबर थ्री के अंदर आपके पास फेयर वैल्यू एडजस्टमेंट्स आ जाएंगी। तो एडजस्टमेंट नंबर थ्री में वी विल टेक फेयर वैल्यू एडजस्टमेंट्स। फेयर वैल्यू एडजस्टमेंट्स भी सब्सिडी और एसोसिएट दोनों की अलग अलग डिस्कशंस करते हैं। तो सब्सिडी के केस में क्या करेंगे और एसोसिएट के केस में क्या करेंगे। तो फेयर वैल्यू एडजस्टमेंट्स में जो फेयर वैल्यू गेन लॉस है उसका तो मुझे कुछ नहीं करना। तो जो आपका फेयर वैल्यू गेन या फेयर वैल्यू लॉस होगा उसका तो कोई इंपैक्ट नहीं आएगा, क्योंकि इनकम स्टेटमेंट में फेयर वैल्यू गेन लॉस कैप्चर नहीं होना। बस आपको इसके अंदर डेप्रिसिएशन का इंपैक्ट लेना है। यानी कि डेप्रिसिएशन अगर कोई एडिशनल है या डेप्रिसिएशन अगर आपकी एक्सेस है, तो एडिशनल या एक्सेस डेप्रिसिएशन का इंपैक्ट लेंगे। तो सब्सिडी के केस में आप क्या करेंगे, जनरली आपकी डेप्रिसिएशन ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस में इंक्लूडेड होती है, कॉस्ट ऑफ सेल में इंक्लूडेड होती है। तो वी विल इंक्रीज कॉस्ट ऑफ सेल। तो आप कॉस्ट ऑफ सेल्स इंक्रीज कर दोगे एडिशनल डेप्रिसिएशन की वजह से। लेकिन एसोसिएट के अंदर क्योंकि लाइन बाय लाइन कंसोलिडेशन नहीं होती, तो इसके अंदर आप कॉस्ट ऑफ सेल्स इंक्रीज नहीं करोगे। इसके अंदर हम क्या करेंगे, वी विल डिक्रीज। जब आप शेयर इन पोस्ट एक्विजिशन प्रॉफिट्स कंसिडर करोगे वन लाइन कंसोलिडेशन के लिए, इसमें से एडिशनल डेप्रिसिएशन माइनस कर देंगे या इसमें एक्सेस डेप्रिसिएशन ऐड कर देंगे। तो इधर जो भी एडजस्टमेंट्स होंगी वो आपके पोस्ट एक्विजिशन शेयर के अंदर एडजस्ट कर दी जाएगी। नेक्स्ट, फिर इसके बाद हमारी आती है एडजस्टमेंट नंबर फाइव। फिर आपकी एडजस्टमेंट नंबर फाइव आती है। एडजस्टमेंट नंबर फाइव में हम बात करेंगे इम्पेयरमेंट की। इम्पेयरमेंट की बात करेंगे तो गुडविल इम्पेयरमेंट की बात करेंगे सब्सिडरी कंपनी के लिए। और अगर हम इम्पेयरमेंट की बात करेंगे तो इम्पेयरमेंट की बात करेंगे इन्वेस्टमेंट की। इम्पेयरमेंट के अंदर बात करेंगे इन्वेस्टमेंट एसोसिएट कंपनी के अंदर। अच्छा, तो एडजस्टमेंट नंबर फाइव में जब हम इम्पेयरमेंट की डिस्कशन करेंगे तो गुडविल इम्पेयरमेंट और एसोसिएट के केस में इन्वेस्टमेंट इम्पेयरमेंट। तो इसका इंपैक्ट आपने सब्सिडी के केस में और इसका इंपैक्ट आपने एसोसिएट के केस में कैसे कंसिडर करना है, लेट्स कम टू द पॉइंट। देखो, सब्सिडी के केस में अगर आपकी गुडविल इंपेयरमेंट होगी तो इंपेयरमेंट का एक्सपेंस वो आपको खुद बता देगा किसके अंदर इंक्लूडेड है। तो जनरली आपको हो सकता है वो बता दे कि जो भी इंपेयरमेंट लॉस है
So we will increase the related expense. जहां पर भी आपका अमाउंट इंक्रीज करना है उसे इंक्रीज कर देंगे। लेकिन एसोसिएट के केस में क्योंकि लाइन टू लाइन कंसोलिडेशन नहीं होती, तो जब आप इसके अंदर कंसिडर करोगे शेयर इन पोस्ट एक्विजिशन प्रॉफिट्स, तो शेयर इन पोस्ट एक्विजिशन प्रॉफिट्स में से आप माइनस कर दोगे इंपेयरमेंट ऑफ इन्वेस्टमेंट। जो इंपेयरमेंट ऑफ इन्वेस्टमेंट की फिगर होगी वो एडजस्ट कर देंगे। अच्छा, अब ये चीज माइंड में ध्यान रखना, जहां कई बार बच्चे कंफ्यूजन में आते हैं कि जैसे आपने स्टॉक रिजर्व एडजस्ट किया, तो स्टॉक रिजर्व आप क्या लेंगे? नॉट द एंटायर स्टॉक रिजर्व बट आपका अपना शेयर। जब आप इसके अंदर एडिशनल डेप्रिसिएशन या एक्सेस डेप्रिसिएशन लेंगे, तो आप इसके अंदर एडजस्ट करेंगे आपका इन्वेस्टर में शेयर। जब आप इंपेयरमेंट ऑफ इन्वेस्टमेंट लोगे, तो इसमें शेयर नहीं लेना, इसमें फुल अमाउंट लेना है, क्योंकि इन्वेस्टमेंट की इंपेयरमेंट तो आपका अपना शेयर है। तो ये पॉइंट्स थोड़े से क्रूशल है जो आपको माइंड में रखने हैं कि जब आप डेप्रिसिएशन बुक करेंगे तो शेयर इन एडिशनल डेप्रिसिएशन, स्टॉक रिजर्व एडजस्ट करेंगे तो शेयर इन स्टॉक रिजर्व। लेकिन जब इन्वेस्टमेंट इंपेयरमेंट लेंगे तो इन्वेस्टमेंट इंपेयरमेंट पूरा का पूरा फिगर माइनस करना है, उसमें शेयर मत कंसिडर करना। चलिए, ये हो गया जी एडजस्टमेंट नंबर 4। अब आते हैं लास्ट एडजस्टमेंट, दैट वाज ओमिशन। तो ये टिपिकल एडजस्टमेंट्स आपके माइंड में आनी चाहिए। अब इसके अंदर एडजस्टमेंट नंबर 5 की बात करें तो एडजस्टमेंट नंबर 5 में वी विल लुक एट ओमिशंस। तो जनरली आपको जो ओमिशंस मिलेंगी वो सब्सिडी के केस में मिलेंगी। एसोसिएट के केस में आपको जनरली ओमिशंस नहीं मिलेंगी, लेकिन अगर मान लो है भी तो ट्रीटमेंट इज क्वाइट सिमिलर। तो सब्सिडी और एसोसिएट के केस में लेट अस सी ओमिशंस को हम कैसे टैकल करेंगे। तो जनरली आपकी ओमिशंस हो सकती हैं डीसी। डीसी के चक्कर में आपको अनवाइंडिंग ऑफ डिस्काउंट, जो अनवाइंडिंग ऑफ डिस्काउंट है वो आपका जो फाइनेंस चार्ज है वो ओमिट हो जाएगा। तो कहने से जब आप इसके अंदर इंटरेस्ट एक्सपेंस बुक करोगे तो वी विल इंक्रीज द फाइनेंस चार्ज। इसके अंदर आप अपना फाइनेंस चार्ज इंक्रीज कर दोगे। एसोसिएट में भी मान लो अगर डीसी की इनपुट्स आपको दे रखी है तो इधर भी सेम ट्रीटमेंट आपका होगा कि अगर मान लीजिए डीसी की ओमिशन है तो फिर मैं अपने फाइनेंस चार्ज को इसके अंदर इंक्रीज कर दूंगा। दिस इज जनरली आपको ये ओमिशन मिल सकती है इन टर्म्स ऑफ सब्सिडी एंड एसोसिएट। तो मैंने आपको फोकस पॉइंट्स दे दिए। क्या फोकस पॉइंट्स दिए कि 5 फोकस पॉइंट्स आपके माइंड में क्लियर होने चाहिए। जब आप इनकम स्टेटमेंट कंसोलिडेशन का क्वेश्चन पढ़ोगे तो इंटर कंपनी ओइंग्स का कोई इंपैक्ट नहीं है कंसोलिडेट पीएनएल में। स्टॉक रिजर्व में अप और डाउन में कैसे आपने सब्सिडी और एसोसिएट सोचनी है वो माइंड में क्लियर होना चाहिए। सब्सिडी के केस में अप एंड डाउन स्ट्रीम का कोई फर्क नहीं पड़ता। आप अपने स्टॉक रिजर्व को कॉस्ट ऑफ सेल में ऐड करते हो और कॉमन सेल परचेज सेल और कॉस्ट ऑफ सेल से माइनस करते हो। लेकिन एसोसिएट के केस में अगर अपस्ट्रीम होगी तो फिर आप अपने पोस्ट एक्विजिशन शेयर में से माइनस करोगे, लेकिन अगर डाउनस्ट्रीम होगी तो कॉस्ट ऑफ सेल्स में से ऐड कर दूंगा। फेयर वैल्यू एडजस्टमेंट्स में आपको अपनी डेप्रिसिएशन एनहांस करनी है, रिलेटेड एक्सपेंडिचर इंक्रीज कर देंगे। एसोसिएट के अंदर पोस्ट एक्विजिशन शेयर में से माइनस कर देंगे। गुडविल इंपेयरमेंट भी बिल्कुल आपके फेयर वैल्यू एडजस्टमेंट्स की तरह है। और अगर कोई ओमिशंस होंगी तो रिलेटेड एक्सपेंडिचर फाइनेंस कॉस्ट इंक्रीज कर देंगे। चलिए, अब इस बेसिस पे लेट अस कम टू अ क्वेश्चन ऑन द कंसोलिडेट इनकम स्टेटमेंट। चलिए, अब मैं जरा आपको क्वेश्चन के अंदर लेके जा रहा हूं। नाउ द क्वेश्चन इज ह्यूज, मे बी आई मे नॉट बी एबल टू कंप्लीट द क्वेश्चन, तो मैं एक स्ट्रेटेजी लेता हूं। आज मैं पहले जरा पॉइंट्स कुछ डिस्कस कर लेता हूं, क्योंकि आज हमारी क्लास थोड़ी लेट स्टार्ट हुई है, तो नेचुरली विद द नेक्स्ट क्लास ऑन थोड़ा सा चैलेंज आ सकता है टाइमिंग का। तो नो इश्यूज, मैं आपके साथ पहले एक स्ट्रक्चर आज डिस्कस कर लेता हूं, देन वी विल टेक केयर ऑफ थिंग्स लेटर। मैंने इसके अंदर जो क्वेश्चन सिलेक्ट किया था वो भी पॉपुलर बेसिस पर जो मांग आई थी उसके बेसिस पे सिलेक्शन की है। 423। हाँ, शीट में बेटा आपको ग्रुप में शेयर कर दूंगा, कोई चैलेंज नहीं है। आई विल शेयर दी शीट इन दी ग्रुप। तो आपने मुझे क्वेश्चन दिया था 436।
तो मैं क्वेश्चन नंबर 436 पे आ रहा हूं। दिस इज ऑन द कंसोलिडेटेड इनकम स्टेटमेंट। चलो पहले आज हम थोड़ा सा स्ट्रक्चर डिस्कस कर लेते हैं। पहले एक माइंड में इमेज कर लेते हैं, देन वी कैन मे बी सॉल्व दिस क्वेश्चन एंटायरली टुमारो इटसेल्फ। तो पहले मैं आज एक स्ट्रक्चर डिस्कसिंग कर रहा हूं। तो सबसे पहले आपको क्वेश्चन की रिक्वायरमेंट में जाना। अब ये क्वेश्चन पिछले क्वेश्चन के कंपैरिजन में नेचुरली थोड़ा सा चैलेंजिंग है, स्पेशली इसकी जो बी रिक्वायरमेंट है ये जबरदस्त है। चलो पहले जरा हम क्वेश्चन की ए रिक्वायरमेंट पढ़ें। प्रिपेयर द कंसोलिडेट स्टेटमेंट ऑफ पीएनएल एंड अदर कॉम्प्रिहेंसिव इनकम फॉर द ग्रुप फॉर द ईयर एंडेड मार्च X8। अभी हम ए पे कॉन्सेंट्रेट कर रहे हैं कि कंसोलिडेट आपको पीएनएल बनाना है। अभी मैं सिर्फ आपके साथ डिस्कशन करूंगा, तो हम डिस्कस करते ये डिसाइड करेंगे कि इस एडजस्टमेंट का इंपैक्ट आपने कहां पे लेना है। It says PERD acquired 80% Sebastian company and NCI is valued at fair value। तो अभी तो सिर्फ दिमाग में इतना ही चल रहा है कि NCI फेयर वैल्यू पे है, तो गुडविल आपकी फुल है, और इंपेयरमेंट अगर होगा तो देख लेंगे। अच्छा, उससे पहले एक बड़ी इंपॉर्टेंट एक्सरसाइज जो आपके इस शीट के अंदर डाल दी जाए। देखो, जब आप कंसोलिडेट इनकम स्टेटमेंट बना लेते हो, तो एंड में जो आपके टोटल प्रॉफिट्स आते हैं उसको हम पेरेंट और एनसीआई के बीच में सेग्रीगेट करते हैं, और उसके लिए आपको अलग से कैलकुलेट करना पड़ता है कि व्हाट इज द शेयर ऑफ द एनसीआई इन द प्रॉफिट्स ऑफ द सब्सिडी। तो मैं आपको उसकी गाइडेंस दे दूं। हाउ डू यू कैलकुलेट द शेयर ऑफ एनसीआई इन द प्रॉफिट्स ऑफ सब्सिडरी कंपनी। इसके लिए भी आपको कुछ फोकस पॉइंट्स दे दिए जाएं। जब आप शेयर ऑफ एनसीआई एंड प्रॉफिट्स ऑफ सब्सिडी लोगे, तो आपके इसके अंदर भी 3 फोकस पॉइंट्स बनेंगे। वी विल हैव 3 फोकस पॉइंट्स। फोकस पॉइंट नंबर 1, सबसे पहले आपको कंसिडर करना है कि अगर ड्यू टू फेयर वैल्यू एडजस्टमेंट्स हमें कोई एडिशनल या एक्सेस डेप्रिसिएशन एडजस्ट करनी है, वो एडजस्ट कर देंगे। नंबर 2, अगर आपकी गुडविल की इंपेयरमेंट है, इफ एनसीआई इज एट फुल वैल्यू, इफ एनसीआई इज एट फेयर वैल्यू, तो आप उस गुडविल इंपेयरमेंट को भी इधर से माइनस करेंगे। एंड नंबर 3, आप इसमें से स्टॉक रिजर्व एडजस्ट करेंगे। हम इसमें से स्टॉक रिजर्व एडजस्ट करेंगे, और वो कौन सा? अपस्ट्रीम वाला। ये सिर्फ हम सब्सिडी की बात कर रहे हैं। तो आपने क्या करना है, यू विल टेक दी प्रॉफिट्स। आई वुड से हम इसके अंदर कंसिडर करेंगे रिपोर्टेड प्रॉफिट्स। हम इसके अंदर कंसिडर करेंगे रिपोर्टेड प्रॉफिट्स। जो रिपोर्टेड प्रॉफिट्स होंगे आपकी सब्सिडी कंपनी के, उसको बेस पकड़ेंगे। सब्सिडी कंपनी के रिपोर्टेड प्रॉफिट्स को वी विल पिक एज अ बेस, और इसमें आपने ये 3 एडजस्टमेंट्स इसके अंदर कंसिडर करनी है कि फेयर वैल्यू एडजस्टमेंट्स की वजह से कोई एडिशनल डेप्रिसिएशन माइनस करनी है या एक्सेस डेप्रिसिएशन ऐड करनी है। गुडविल इंपेयरमेंट माइनस करेंगे अगर एनसीआई आपकी फेयर वैल्यू पे है, और स्टॉक रिजर्व जो अपस्ट्रीम होगा उसका इंपैक्ट कंसिडर करेंगे। सर, एडिशनल एंड एक्सेस डेप्रिसिएशन में डिफरेंस क्या है? बेटा, अगर फेयर वैल्यू गेन होगा तो एडिशनल डेप्रिसिएशन लगेगी, और अगर फेयर वैल्यू लॉस होगा तो फिर एक्सेस डेप्रिसिएशन एड बैक होगी। तो आपको क्वेश्चन में देखना पड़ेगा फेयर वैल्यू गेन या फेयर वैल्यू लॉस क्या दिया है। मोस्ट ऑफ द क्वेश्चंस में फेयर वैल्यू गेन होता है, तो उस पर्टिकुलर केस में आप एडिशनल डेप्रिसिएशन माइनस करते हो। लेकिन अगर आपकी फेयर वैल्यू लॉस होगा तो एक्सेस डेप्रिसिएशन रिवर्स बैक होगी। सर, एनी स्पेसिफिक रीजन व्हाई डाउनस्ट्रीम इज नॉट टेकन व्हाइल एडजस्टिंग? बट डाउनस्ट्रीम का इंपैक्ट सब्सिडी के प्रॉफिट्स में नहीं आ सकता। अगर सब्सिडी ने सेल करी है पेरेंट को, तभी तो सब्सिडी ने प्रॉफिट बुक किया होगा। अगर डाउनस्ट्रीम ट्रांजैक्शन है तो सेल पेरेंट ने सब्सिडी को की है, उसका प्रॉफिट सब्सिडी ने थोड़ी बुक किया होगा, तो उसको मैं सब्सिडी के प्रॉफिट से एलिमिनेट थोड़ी कर सकता हूं, राइट? चलिए, ये कुछ फोकस पॉइंट्स थे। नाउ लेट्स कम बैक ऑन दी क्वेश्चन। तो क्वेश्चन के अंदर उसने आपको स्टेटमेंट ऑफ पीएनएल दे रखा है। अब जरा हम एक एक इंफॉर्मेशन को पढ़ के जरा एनालाइज करेंगे, क्योंकि मुझे लगता है इस क्वेश्चन को करने में कम से कम आपको ऑलमोस्ट एवरेज 1 घंटे से ऊपर लग सकता है। नो चैलेंज, लेट्स डिस्कस इट।
इसने सबसे पहले आपको पॉइंट नंबर 1 के अंदर इनपुट दी, व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ COS, बेटा कॉस्ट ऑफ सेल। ये कह रहे जी फॉलोइंग इंफॉर्मेशन इज रिलेवेंट, cost of Purd's investment in Sebastian has been excluded from the total asset listed above। वो कह रहे हैं वो जो टोटल एसेट्स आपको दिए हैं उसमें से जो इन्वेस्टमेंट आपने सेबेस्टियन कंपनी में कर दी वो कह रहे जी मैंने इसमें एक्सक्लूड कर दिया है। अच्छी बात है। अब क्यों मैंने कहा अच्छी बात है, क्योंकि नीचे उसने आपको पॉइंट नंबर बी में मांगा कि मुझे टोटल एसेट्स चाहिए जो आप कंसोलिडेट बैलेंस शीट में शो करोगे। तो बेटा मुझे एक बात बताओ, कंसोलिडेट बैलेंस शीट में इन्वेस्टमेंट इन सब्सिडी तो आती नहीं है, तो इसका मतलब जब आप एसेट लाइबिलिटी एग्रीगेट करोगे तो इन्वेस्टमेंट तो वैसे नहीं आनी। तो इट इज गुड फॉर मी कि ये जो आपको ऊपर नेट एसेट्स दिए हैं इसमें वो कहते हैं जी इन्वेस्टमेंट ली नहीं। गुड। As a part of consideration, 8 million is due to be paid on 1st April. And then it says PERD recorded a liability 7.547 million in the individual financial position on March X7, which currently correctly represents the liability on that date. वो कह रहे जी एक साल पहले मैंने अपने स्टैंड अलोन फाइनेंशियल्स में इसकी प्रेजेंट वैल्यू रिकॉर्ड कर रखी है, और वो कह रहे हैं जी नो अदर अकाउंटिंग एंट्रीज वर मेड इन रिलेशन टू दिस कंसिडरेशन फॉर द ईयर एंडेड X8। क्या ये इनडायरेक्टली ओमिशन ऑफ डीसी की अनवाइंडिंग है? हाँ। इसका मतलब जब मैं अपने इनकम स्टेटमेंट में फाइनेंस चार्ज बुक करूंगा तो क्या इसके अंदर मैं फाइनेंस चार्ज के अंदर इसका अनवाइंडिंग इंटरेस्ट ऐड करूंगा? हाँ। इसका मतलब इसका एक ही इंपैक्ट है कि जब आप फाइनेंस चार्ज कंसिडर करेंगे तो अनवाइंडिंग की वजह से आप अपनी फाइनेंस कॉस्ट इनहेंस कर देंगे। नेक्स्ट पॉइंट नंबर 2 में उसने दिया ऑन एक्विजिशन ऑफ एस कंपनी गुडविल को करेक्टली वैल्यू किया गया इन द ईयर 31st मार्च, गुडविल इज डीम्ड टू बी इम्पेयर्ड बाय 4 लाख। अब यहां पर भी बच्चे बड़े कंफ्यूज होते हैं और इसके अंदर वो सोचते हैं कि गुडविल की इंपेयरमेंट दी है। तो बेटा आप इनकम स्टेटमेंट बना रहे हो तो इनकम स्टेटमेंट के अंदर आपको गुडविल लेनी है इंपेयरमेंट ओनली फॉर द ईयर। जब आप बैलेंस शीट के लिए गुडविल कैलकुलेट करते हैं तो उसके अंदर जो आपकी टोटल इंपेयरमेंट टिल डेट होती है वो माइनस होती है, लेकिन इनकम स्टेटमेंट के अंदर इंपेयरमेंट उतना ही लेंगे जितना करंट ईयर के अंदर आपने बुक किया है। तो वो कह रहे हैं जी गुडविल वाज डीम्ड टू बी इंपेयर्ड बाय 4 लाख, मुझे इससे मतलब नहीं। लेकिन वो कह रहे हैं फर्दर इंपेयरमेंट विल बी टेकन फॉर द ईयर एंडेड X8, और वो कह रहे हैं जी इसको ऑपरेटिंग एक्सपेंस में डाल देना। तो ये मेरी इंपेयरमेंट ऑफ गुडविल की एंट्री बन गई, इसको मैं ऑपरेटिंग एक्सपेंस में इंक्रीज करूंगा। कितना इंक्रीज करोगे बेटा? 7 लाख इंक्रीज करोगे या फिर 3 लाख लोगे? इनकम स्टेटमेंट के परस्पेक्टिव से आप करंट ईयर का इंपैक्ट लोगे तो 3 लाख लेंगे। लेकिन एक बात ये बताओ कि नीचे जो उसने पॉइंट नंबर बी में आपसे मांगा है टोटल एसेट्स इन द कंसोल, तो उसके अंदर आप गुडविल ऐड करेंगे और गुडविल ऐड करके उसमें जो इंपेयरमेंट लॉस माइनस करेंगे वो आप 3 लाख लेंगे या 7 लाख? क्योंकि बैलेंस शीट तो आपका क्यूमुलेटिव इंपैक्ट लेगी, उसकी रिडक्शन के अंदर हम 7 लाख का इंपैक्ट लेंगे। तो वी नीड टू बी वेरी केयरफुल कि क्वेश्चन की रिक्वायरमेंट्स क्या मांग रही है। फिर उसने पॉइंट नंबर 3 के अंदर आपको दिया, इट सेज ऑन 1st April X6 सेबेस्टियन कंपनी प्रॉपर्टी का कैरिंग अमाउंट 11 मिलियन था बट उसकी फेयर वैल्यू 14 मिलियन थी। गजब की एडजस्टमेंट। At this date, the property had a remaining life of 15 years. S company sold the property for 15 million. And for the year ended March X8, S company recorded historic cost depreciation and historic cost profit on disposal। अब बेटा मेरी बात ध्यान से सुनना, क्योंकि ये एडजस्टमेंट आई थिंक सबसे बढ़िया एडजस्टमेंट है इन द कंसोलिडेट इनकम स्टेटमेंट। सुनिए, देखिए सब्सिडी कंपनी ने क्या किया, एक प्रॉपर्टी जो थी उसकी फेयर वैल्यूएशन कर दी गई, लेकिन ये जो फेयर वैल्यूएशन की गई ये तो कंसोलिडेट फाइनेंशियल्स में की गई, लेकिन सब्सिडी के अपने स्टैंडअलोन फाइनेंशियल्स में कोई फेयर वैल्यू एडजस्टमेंट तो हुई नहीं। अब इसका इंपैक्ट क्या आएगा? जब उसने अपने स्टैंडअलोन फाइनेंशियल्स में रिवैल्यूएशन नहीं की तो जिस दिन वो एसेट को बेचेगा तो उसका जो प्रॉफिट लॉस ऑन सेल होगा वो उसकी बुक्स में स्टैंड अलोन में अलग आएगा।
लेकिन कंसोलिडेशन के अंदर जब आपने उस प्रॉपर्टी को रीवैल्यू कर दिया तो उस प्रॉपर्टी के बेचने पे जो गेन लॉस है वो अलग आएगा। तो वो आपको ये इंफॉर्मेशन देख रहा है कि एस कंपनी की बैलेंस शीट में एक एसेट 11 मिलियन का था, लेकिन उसकी फेयर वैल्यू 14 मिलियन थी, तो स्टैंड अलोन में 11 मिलियन था और कंसोलिडेशन के अंदर वो 14 मिलियन का गया। और वो कह रहा है कि प्रॉपर्टी की रिमेनिंग लाइफ 1 अप्रैल को 15 साल थी और हमने मिडिल ऑफ द ईयर यानी कि 30 सितंबर में ये प्रॉपर्टी बेच दी। देन ही सेज फॉर द ईयर एंडेड मार्च एक्सेट, सेबेस्टियन ने जो भी डेप्रिसिएशन रिकॉर्ड करी वो स्टैंड अलोन में हिस्टोरिकल के बेसिस पे की, जो भी प्रॉफिट लॉस ऑन डिस्पोजल रिकॉर्ड किया वो अपने हिस्टोरिकल बेसिस पे किया। तो उसके स्टैंड अलोन बेसिस में स्टैंड अलोन फाइनेंशियल्स के अंदर ना तो एडिशनल डेप्रिसिएशन का इंपैक्ट आया, ना प्रॉफिट ऑन सेल का इंपैक्ट आया, बेस्ड ऑन की रिवैल्यूएशन हो चुकी है। तो मुझे इसको एज अ रेक्टिफिकेशन ट्रीट करना पड़ेगा। मुझे सबसे पहले कैलकुलेट करना पड़ेगा कि स्टैंड अलोन फाइनेंशियल्स के अंदर इसने प्रॉफिट लॉस ऑन सेल बुक कितना किया, कंसोलिडेटेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट के हिसाब से इसको प्रॉफिट लॉस कितना बुक करना चाहिए था, फिर उसके बाद डेप्रिसिएशन एक्स्ट्रा कितनी लगनी चाहिए थी। तो ये हम इसके अंदर देखेंगे, गुड एडजस्टमेंट। फिर इसके बाद उसने आपको दिया, इट सेज पर्ड मेक्स अ सेल 9 मिलियन टू सेबेस्टियन कंपनी ड्यूरिंग द ईयर एंडेड मार्च X8. Sebastian paid only 2 million of these goods on March X8. The sales were made on a markup. अब मुझसे एक बच्चा पूछ रहा था कि सर मैं कंफ्यूज होता हूं कि ये मार्कअप है या मार्जिन है। तो इसके अंदर आपको मार्कअप ऑन कॉस्ट दिया है। तो मार्कअप ऑन कॉस्ट का मतलब इट इज 25/100 ऑन कॉस्ट एंड इट इज 25/125 ऑन सेल। एंड सेबेस्टियन कंपनी सोल्ड होल्ड्स 1/3 ऑफ द गुड्स। अब उसने आपको बताया जी 1/3 गुड्स आपके अनसोल्ड है, इसका मतलब स्टॉक रिजर्व एलिमिनेशन सिर्फ 1/3 की होगी। अब ये अपस्ट्रीम ट्रांजैक्शन बनी या डाउनस्ट्रीम? पर्ड ने सेबेस्टियन को बेचा तो मतलब पेरेंट ने सब्सिडी को बेचा, तो डाउनस्ट्रीम ट्रांजैक्शन बन गई। इसका मतलब सेल और कॉस्ट ऑफ सेल्स में से तो मैं एलिमिनेट कर दूंगा पूरी की पूरी सेल्स वैल्यू, लेकिन स्टॉक रिजर्व कॉस्ट ऑफ सेल्स के अंदर ऐड कर दूंगा जो भी आएगा। अच्छा, अब मेरे पास क्वेश्चन है, सर कहां पे टाइम अपोर्शन करना है और किस शेयर अपोर्शन करना है? शेयर अपोर्शन करना है, कहां टोटल अमाउंट कंसिडर करते हैं, बड़ी कंफ्यूजन है बेटा। मुझे ना ये टाइम अपोर्शनमेंट तो समझ में आया, लेकिन शेयर अपोर्शन समझ में नहीं आया कि आपने शेयर अपोर्शन की बात क्या की है। व्हाट डू यू मीन बाय शेयर अपोर्शनमेंट? मतलब टाइम अपोर्शनमेंट होता है, शेयर अपोर्शनमेंट का क्या मतलब है? आई डेंट गेट दैट। अगर आप थोड़ा एलैबोरेट करेंगे तो मैं उस पर थोड़ी रोशनी डालूंगा। अच्छा, फिर उसने आपको दिया ऑन 31st March X8, पर्ड कंपनी डिसाइडेड टू रीवैल्यू द नॉन करंट एसेट्स फॉर द फर्स्ट टाइम and they deemed to have increased by 4.5 million and the company's assets by 4.7 million। तो कंपनी ने अपने अपने नॉन करंट एसेट्स रिवैल्यू कर दिए। इसका रिवैल्यूएशन इंपैक्ट IAS 16 के हिसाब से अदर कॉम्प्रिहेंसिव इनकम में जाएगा। इसका मतलब आपकी जो कंसोलिडेटेड इनकम स्टेटमेंट है उसमें पीएनएल भी बनेगा, उसमें अदर कॉम्प्रिहेंसिव इनकम भी बनेगा। एंड नाइदर कंपनी हैज रिकॉर्डेड द रिवैल्यूएशन इन दी फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स। और उस पर कह रहे जी डेफर्ड टैक्स इग्नोर कर दो। एक तो ये रिवैल्यूएशन साल के एंड में हुई, तो इन एनी केस मुझे एडिशनल डेप्रिसिएशन का इंपैक्ट कंसिडर नहीं करना। Then he says Sebastian paid a dividend which is correctly recorded by both the companies. डिविडेंड पे किया, दोनों ने करेक्टली रिकॉर्ड किया। इसका मतलब देने वाले ने अपनी रिटेन्ड अर्निंग्स कम की होंगी और मिलने वाले ने इस डिविडेंड को अपनी बुक्स के अंदर क्रेडिट कर दिया होगा इन द इनकम स्टेटमेंट। लेकिन ग्रुप पॉइंट ऑफ व्यू से इनकम तो बनी नहीं, तो ग्रुप पॉइंट ऑफ व्यू से उसको एलिमिनेट कर देंगे। तो हमने क्वेश्चन को पढ़ के एक बार डिसाइड कर लिया कि हमको करना क्या है। अब बेटा ये क्वेश्चन को इस वक्त कंप्लीट करना तो थोड़ा चैलेंजिंग होगा बिकॉज ऑफ लिटिल टाइम कंस्ट्रेंट, क्योंकि मुझे क्वेश्चन करने में कम से कम घंटा या मे बी स्लाइटली मोर लग सकता है। बट कंसिडरिंग के एक क्लास मेरी ऑलरेडी उसके बाद है तो थोड़ा सा मेरे लिए चैलेंज होगा। तो व्हाट विल डू, आई विल रिक्वेस्ट यू कि इस क्वेश्चन को आज आप अपने हाथों से करो। कल हम मिलकर इस क्वेश्चन को एट द बिगिनिंग करेंगे। वी विल डू दिस क्वेश्चन एट द वेरी स्टार्ट इन द क्लास टुमारो। लेकिन आप एक बार इस क्वेश्चन को एक बार ट्राई जरूर कीजिए, एटलीस्ट यू विल गेट अ फील, क्योंकि मैंने आपको एडजस्टमेंट्स के मोटे मोटे इनपुट्स दे दिए। एक बार जस्ट ट्राई दिस एंड हम कल मिलकर आपके साथ करेंगे। कल का टारगेट इस क्वेश्चन को करना होगा,
फिर इसके बाद पब्लिश पब्लिश अकाउंट्स में आपके साथ चलूंगा, और पब्लिश अकाउंट्स में भी हमने दो क्वेश्चन सेलेक्ट किए हैं, एक जिसमें फोकस आपके पूरे पूरे इनकम स्टेटमेंट का होगा, बैलेंस शीट का होगा। तो कल हम इस पर और इस पर फोकस करेंगे ऑन द पब्लिश अकाउंट्स कंसेप्ट। अच्छा, आपने बेटा किसी ने क्वेश्चन पूछा था रिगार्डिंग शेयर रेशो, वो मुझे समझ में नहीं आया कि आपने शेयर अपोर्शन रेशो क्या कहा, आई डिड नॉट गेट दैट। सर विल यू नॉट डू दी स्टैंडर्ड्स, मतलब बेटा सेक्शन ए बी की बात कर रहे हो। चलो हम एक काम करते हैं, पब्लिश अकाउंट्स के बाद मैं आपको ना कुछ फ्राइडे को कुछ माइंड मैप समरीज बना के देता हूं रिगार्डिंग एसेट रिलेटेड स्टैंडर्ड्स, उनकी जो की प्रोविजंस हैं उनको जरा हम समराइज करके कुछ जगह फिट करते हैं। इज इट अ गुड आइडिया? एवरीबडी वांट्स इट, तो हम फ्राइडे को ये काम ऐड कर सकते हैं। यस, डन। तो फ्राइडे को हम ये काम एक्स्ट्रा करेंगे, तो आपको सेक्शन ए एंड बी में भी उसमें मदद मिलेगी, खासकर जो एसेट रिलेटेड स्टैंडर्ड्स है उनके अंदर आपको क्या क्या इंसाइट्स लानी चाहिए, विल डू दैट। कल का टाइमिंग बेटर रहेगा आपका 10 to 1। आज भी 10 to 1 था, बट आई थिंक कुछ स्लाइड शायद कंफ्यूजन हो गई। सर प्लीज टीच द टैक्सेशन स्टैंडर्ड। बेटा टैक्सेशन स्टैंडर्ड मैं अलग से अपनी रेगुलर क्लास में पढ़ा चुका हूँ, तो क्योंकि उसकी वेटेज एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इतनी भारी नहीं है, तो आई एम नॉट इंटरेस्टेड कि इन रिविजन्स के अंदर हम उन स्टैंडर्ड्स पे जाए। यस, इनिशियल मेजरमेंट उन सब का हम कंसेप्ट इसके अंदर करेंगे। चलिए, तो कल आपसे फिर पूछ लेंगे व्हाट ऑल वी कैन ऐड फॉर फ्राइडे क्लास, तो हम उसके अंदर और चीजें ऐड करेंगे। कल मॉर्निंग में आपको मिलूंगा बेटा 10 बजे। सो लेकिन आप मीन टाइम पे आज का एक क्वेश्चन कीजिए। आई विल सी यू टुमारो। थैंक यू वेरी मच एंड सी यू।